जय हिंद दोस्तों, यूपीएससी हिंदी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और देखिए ये जो हम लोग विजन आईएएस की जो मंथली मैगजीन जुलाई पार्ट डिस्कशन कर रहे थे, तो यहाँ पर आप देखोगे आज हम लोग को अर्थव्यवस्था पार्ट 3 डिस्कशन करनी है। तो 2 पार्ट अर्थव्यवस्था के ऑलरेडी हो चुके हैं 1-1 घंटे के। उम्मीद है कि तीसरे पार्ट में ये समाप्त हो जाएगा। तो लगभग 3 घंटा अर्थव्यवस्था डिस्कशन हो चुका है, 1.5 घंटा इंटरनेशनल रिलेशन डिस्कशन हो गया है, लगभग 3 घंटा वही पॉलिटी, इसके अलावा 1-1 घंटे बाकी भी और आप जोड़ लीजिए। तो लगभग यही प्रयास है कि 15-16 घंटे में ये पूरा जो जुलाई का जो मंथली मैगजीन है इसको समाप्त किया जाए। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले आप मेरे बारे में यहाँ पे देख सकते हैं। और यूपीपीसीएस 2020 में मैं ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुका हूँ। तो हम लोग को देखिए, हम लोग ने नेशनल अर्बन डिजिटल मिशन, जो लास्ट टॉपिक हमारा था नेशनल अर्बन डिजिटल मिशन, ये हम लोग ने किया हुआ था। अभी हम लोग पीरियाडिक लेबर फोर्स सर्वे देखेंगे। ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो पीरियाडिक लेबर फोर्स सर्वे है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखनी है, 2 मेन चीज़ आपको ध्यान में रखनी है यहाँ पे। पहली बात, कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी आपको दिमाग में रखनी है। यहाँ पर जो प्री के नज़रिए से है, जो कि सीधे सीधे स्टेटमेंट देगा कि बताओ इसका मतलब क्या होता है, या लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन का मतलब क्या होता है। ठीक है, बेरोजगारी दर का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स आपको ध्यान में रखने हैं। दूसरी बात ध्यान में रखना है, आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण कौन कराता है, कौन कराता है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, और कौन से मेथड्स यूज़ करता है। और जो तीसरी महत्वपूर्ण बात आपको इसमें ध्यान रखनी है, वो ध्यान में रखनी है कि क्या इंपॉर्टेंट इसके फैक्ट हैं, क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, मतलब क्या आंकड़े दिए गए कि महिला पार्टिसिपेशन रेट का क्या हुआ है ना, ग्रामीण क्षेत्र में पार्टिसिपेशन रेट का क्या हो रहा है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े भी आपको ध्यान में रखना है, जो कि न केवल प्री में तो सीधा सीधा क्वेश्चन आ ही सकता है इन तीनों चीज़ों से, बल्कि मेंस में भी एक क्वेश्चन कोई भी बन सकता है। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन बन सकता है कि भारत जो है कोरोना के काल में भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा। उसमें आप एक फैक्ट के तौर पे भी इसको यूज़ कर सकते हो। जो पीरियाडिक लेबर फोर्स सर्वे के जो आंकड़े हैं, इसको आप उसमें फैक्ट के तौर पे भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो इस बात को समझते हुए हम लोग आगे ये पीरियाडिक लेबर फोर्स सर्वे इसको पढ़ने का प्रयास करेंगे। जो मैंने बातें आपको बताई, तो ये 3 चीज़ों पर हम बेसिकली फोकस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम ध्यान में रख लेते हैं कुछ जो संस्थाएँ हैं जो इन चीज़ों को देखती हैं। तो आप देखोगे नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, इसने आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण पर तीसरी रिपोर्ट जारी की है। तो ये तीसरी रिपोर्ट है, किसने जारी की है, एनएसओ ने जारी की है, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। आपको पता होगा एक होता है सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, एक होता है एनएसएसओ नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, और एक होता है यहाँ पर आप देखोगे एक सेकेंड आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, कंप्यूटर सेंटर। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें मिलाकर बनाती हैं एनएसओ। तो एनएसओ बराबर क्या क्या होता है, कंप्यूटर सेंटर को सीसी प्लस सीएसओ प्लस एनएसएसओ। ठीक है, और ये जो तीनों निकाय मिलकर बनाते हैं एनएसएसओ। ठीक है, और ये किसके अंदर होता है, ये होता है मॉस्पी के अंदर। मॉस्पी मतलब मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एवं एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। मॉस्पी सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के अधीन ये सांख्यिकी स्कंध है। ठीक है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है। स्टैटिक क्वेश्चन डायरेक्ट यहीं से बन सकता है, एनएसएसओ के बारे में टर्म बन सकता है। इसके बहुत सारे काम हैं। ठीक है, बहुत सारे काम है। जैसे एक जो इंपॉर्टेंट काम है आपको ध्यान में रखना है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, और दूसरा है एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्री। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। और एक तीसरा अभी क्या आपने देखा, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। तो ये 3 इसकी जो रिपोर्ट और सर्वे जो आप कह सकते हो सर्वे है, ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एक पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, एक इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, और एक एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्री। तो अपने आप में एक क्वेश्चन ऐसा बन सकता है, आप लोग ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि एनएसओ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दें और बताएं कि यह कौन सी रिपोर्ट, इनमें से कौन सी रिपोर्ट ये जारी करता है। ठीक है, कौन सी रिपोर्ट जारी करता है। तो कौन सी रिपोर्ट, या कौन से रिपोर्ट ऐसे देता है ना, सी या से रिपोर्ट जारी करता है। तो ऑप्शन ए इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन आपको बताना है। ठीक है, 1, 2 हो गया, इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज, इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज। 3rd हो गया एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज। 4th हो गया आपका पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, और 5 हो गया कंज्यूमर सर्वे ऑफ इंडिया। तो आपको बताना है इनमें से कौन सी रिपोर्ट्स, ठीक है, इनमें से कौन सी रिपोर्ट्स कौन जारी करता है, एनएसओ जारी करता है। तो ध्यान रखें, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन अभी हम लोगों ने देखा,
इंडेक्स ऑफ एट कोर इंडस्ट्री ये जारी नहीं करता है, एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्री जारी करता है, पीरियडिक लेबर फोर्स जारी करता है और कंज्यूमर सर्वे नहीं जारी करता। तो ये 3 रिपोर्ट इंपॉर्टेंट, ये ध्यान रखता है। इस तरह के प्री में क्वेश्चंस अपने आप बन जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो यही एक क्वेश्चन आपके सामने हो गया। दूसरी बात, अब हम लोग अगर दूसरी बात जो इसमें कुछ महत्वपूर्ण कीवर्ड्स के बारे में बात कर लें, तब हम पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे पढ़ेंगे, ठीक है। तब हम लोग पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे के बारे में पढ़ेंगे। ये कहें कीवर्ड ये रहे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं प्रमुख संकेतक, कौन कौन से प्रमुख संकेतक हैं। तो पहली बात आपके दिमाग में बार बार आती है कि श्रम बल भागीदारी दर क्या है, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। ये क्या भाई, ये क्या टाइम पास है, बार बार हमेशा देता रहता है कि भारत का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट घट रहा है, बढ़ रहा है। तो ये बेसिकली है कुल जनसंख्या, ठीक है। कुल जनसंख्या के अनुपात में कितने व्यक्ति श्रम बल में शामिल हैं, ठीक है, श्रम बल में शामिल हैं। और जो श्रम बल में शामिल हैं वो बेसिकली, इस बात को ध्यान रखिएगा, वो लोग वही लोग माने जाते हैं जो लोग या तो रोजगार प्राप्त है, या तो रोजगार प्राप्त है या बेरोजगार हैं, किंतु रोजगार प्राप्त करने के इच्छुक वाले बेरोजगार है ना। मतलब मान लो आप क्लास 12th में हो, या आप बेसिकली आप मान लो BSc कर रहे हो, ग्रेजुएशन कर रहे हो, तो आप बेरोजगार तो हो, ठीक है, सीधी बात है, आप बेरोजगार हो, लेकिन आप रोजगार प्राप्त करने अभी इच्छुक नहीं हो, तो आप इसमें काउंट नहीं होगे, ठीक है। इस बात को समझिए, आप इसमें काउंट नहीं होगे। तो बेसिकली ये देखो, ये क्या है, नियोजित व्यक्तियों की संख्या, बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या अपॉन कुल जनसंख्या, और कुल जनसंख्या के अनुपात में है ये। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। तो क्या करेगा, एक क्वेश्चन ऐसे ही बन सकता है कि श्रम बल भागीदारी दर का मतलब क्या हुआ। तो एक ऑप्शन दे देगा नियोजित व्यक्तियों की कुल संख्या अपॉन कुल श्रमिकों की संख्या, एक ऑप्शन दे देगा। दूसरा ऑप्शन दे देगा बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या अपॉन कुल श्रम बल की संख्या। तीसरा दे देगा एक ये वाला जो स्टेटमेंट सही है, और चौथा दे देगा कुल नियोजित व्यक्तियों की संख्या अपॉन दे देगा कुल बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या, ऐसा रेशियो दे देगा। तो इसको आपको ध्यान रखना है। इस 4 ऑप्शन में आपको सही ऑप्शन दिमाग में रखना है कि यह नियोजित व्यक्तियों की संख्या प्लस बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या अपॉन कुल जनसंख्या। मतलब बेरोजगार व्यक्तियों में कौन होते हैं, जो लोग कार्य करने के इच्छुक और कार्य के लिए उपलब्ध है। ध्यान रखिएगा, बेरोजगार व्यक्तियों में उन्हीं लोग को शामिल करते हैं, ना कि सभी को नहीं, है ना। अगर आप क्लास 12th पास हो और आप चाहते नहीं आप रोजगार करना, तो आपको बेरोजगार व्यक्तियों में नहीं काउंट किया जाएगा। तो ये ध्यान रखना है। पहली बात, श्रम बल भागीदारी दर क्या है, ठीक है। श्रमिक जनसंख्या अनुपात क्या है, बहुत ईजी है भाई, कितने लोग श्रमिक हैं मतलब नियोजित हैं अपॉन कुल जनसंख्या। तो इसको हम लोग बोलते हैं वर्कर पॉपुलेशन रेशियो, ठीक है। वर्कर पॉपुलेशन रेशियो मतलब नियोजित व्यक्ति कितने लोग काम कर रहे हैं अपॉन कुल जनसंख्या, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद आपको ध्यान रखनी है बेरोजगारी दर क्या होता है, ठीक है। उसके बाद आपको ध्यान रखनी है बेरोजगारी दर, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, ये क्या होता है। तो ये होता है बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या अपॉन कुल श्रम बल की संख्या, ठीक है। कुल श्रम बल की संख्या, श्रम बल में क्या है ना, नियोजित व्यक्तियों की संख्या प्लस बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या, ऐसे ध्यान रखो। तो बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या अपॉन नियोजित व्यक्तियों की संख्या प्लस बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या, इसको हम लोग बोलते हैं अनएम्प्लॉयमेंट रेट, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट, ये दिमाग में रखिएगा। मतलब इसमें पूरी जनसंख्या नीचे नहीं होती है, ध्यान रखना। ये नहीं होता कि बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या अपन कुल जनसंख्या, नहीं। इसमें केवल वो लोगों की संख्या होती है नीचे जो लोग या तो रोजगार प्राप्त है या रोजगार प्राप्त करने के इच्छुक हैं लेकिन रोजगार नहीं मिला। तो इसको हम लोग बोलते हैं बेरोजगारी दर, ठीक है। ये दिमाग में रखना, ये चीज हो गई आपकी। अब एक चीज आती है कार्यकलाप की स्थिति। कार्यकलाप की स्थिति मतलब एक व्यक्ति जो है ना, व्यक्ति जो है कौन कौन से एक टाइम पीरियड के अंदर, ठीक है, इसको समझिएगा। कार्यकलाप की स्थिति मतलब स्टेटस, बेसिकली आप समझ लो, है ना, वर्किंग स्टेटस मान लो इसको। मुझे इंग्लिश एग्जैक्टली पता नहीं है ना क्या होता है, एक बार आप लोग चेक करके कमेंट सेक्शन में बताइए इसकी एग्जैक्ट इंग्लिश क्या होगी। लेकिन ऐसे समझ लो कार्यकलाप की स्थिति का मतलब होता है एक टाइम पीरियड में, मान लो 1 साल 6 महीना जितना टाइम पीरियड गिवन है, एक गिवन टाइम पीरियड में व्यक्ति कौन कौन से काम कर रहा था, उसको बोलते हैं हम लोग कार्यकलाप की स्थिति। इसमें जब हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हैं, जब बहुत सारे इकोनॉमिक्स में रिसर्च होता है, तो इसमें कई प्रकार की कार्यकलाप की स्थिति आती है। एक होता है यूजुअल स्टेटस, सामान्य स्थिति, ठीक है। एक होता है वर्तमान साप्ताहिक स्थिति, ठीक है। तो 2 चीज होता है। अब सामान्य स्थिति का मतलब होता है 101 साल एग्जैक्टली, मतलब जो सर्वेक्षण की तिथि से 365 दिन, मतलब एग्जैक्ट 1 साल में क्या कार्य, कौन कौन से कार्यकलाप कोई व्यक्ति कर रहा था, तो यूजुअल स्टेटस बोलते हैं हम लोग, ठीक है। सर्वेक्षण की तिथि से जस्ट 1 साल में व्यक्ति कौन कौन से कार्यकलाप कर रहा था। दूसरा है वर्तमान साप्ताहिक स्थिति, मतलब ठीक 7 दिनों की अवधि पर कौन कौन से कार्यकलाप कर रहा था, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें बहुत सारे कार्यकलाप होते हैं। जैसे एक होता है मेन कार्यकलाप, मुख्य कार्य, जिस पर व्यक्ति ने
अधिक लंबे समय तक काम किया था, है ना। मान लो एक व्यक्ति है, वो पेंटर भी है, वो कारपेंटर भी है ना, वो कारपेंटर भी है, वो चाय वाला भी है, वो बिजनेसमैन भी है। तो वो बेसिकली 1 साल के अंदर कौन कौन से काम किया था, तो वो चेक करोगे सामान्य स्थिति, ठीक है ना, सामान्य स्थिति। वो वर्तमान साप्ताहिक स्थिति में देखोगे आखिरी 7 दिन में कौन कौन से काम किया, और उसमें भी मुख्य कार्यकलाप में देखोगे कि कौन सा मेन काम कर रहा है। फॉर एग्जांपल, अब जैसे मान लो हम लोग ही हैं, जैसे यूपीएससी हिंदी है, तो हम लोग स्टार्टअप्स भी कर रहे हैं 1-2, है ना, साइड में अपना ये तो काम कर ही रहे हैं। इसके अलावा पीसीएस में सिलेक्शन हो भी चुका है, तो अगर मान लो उसमें जॉब लग गई, मान लो अभी स्टार्ट हो गई और क्या कहते हैं ज्वाइनिंग हो गई, तो आप देखोगे कौन सा मेन कार्यकलाप इस समय किया गया है, ठीक है। तो ये ध्यान। उसके बाद होता है सहायक आर्थिक कार्यकलाप, कि मेन कार्यकलाप से अलग हटके कौन सा काम दूसरे नंबर पे किया है। तो ये कुछ बेसिक्स डिफिनेशन आपके सामने होती हैं, ये बेसिक डिफिनेशन होती है। अब देखिए, अब आते हैं हम लोग आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के बारे में। अब इसके बारे में जान लेते हैं। तो आपको बेसिक आइडिया लग गया होगा कि क्या क्या चीजें यहाँ पर हैं, ठीक है। कौन जारी करता है ये आपको पता चल गया। अब आते हैं, देखो ये टॉपिक ऑब्वियस बात है, आधा 1 घंटा, इवन मैं बताऊं इस पे कई कोचिंग 3-3, 4-4 घंटे, 5-5 घंटे, कई दिन की क्लासेस भी चलती हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट सर्वेक्षण होता है। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, इसको एक बार पढ़िएगा जरूर, अपने मन से एक बार कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट इसमें से छांट लीजिएगा। जो मैं बोलूंगा वो तो आपको ध्यान में रखना ही है। यहाँ पर देखिए क्या है कि पहले जो सर्वेक्षण होते थे वो लंबे होते थे, 5 वर्षीय सर्वेक्षण होते थे, 10 वर्षीय सर्वेक्षण होते थे। लेकिन ऐसा देखा गया भाई भारत में हर साल सर्वेक्षण की आवश्यकता है, हर साल डेटा हमारे पास ज़्यादा होना चाहिए। इस वजह से क्या किया, 2017 में आरंभ किया गया। पहली रिपोर्ट 2019 में जारी की गई, और ध्यान रखिएगा अभी तीसरी रिपोर्ट जो है वो 2021 में जारी की गई है। तीसरी रिपोर्ट 2021 में तीसरी रिपोर्ट जारी की गई है। इसमें ध्यान रखना यूपी पीसीएस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यूपी पीसीएस में ऐसा सीधे सीधे पूछ सकता है कि पहला पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे रिपोर्ट कब जारी की गई थी। कब जारी की गई थी? मई 2019 में। इवन ये महीना भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप देखोगे इसी वर्ष 2020 में क्वेश्चन है, वो पूछा भी है कि एक योजना का नाम दिया था, बोला था किस महीने में शुरुआत की गई। तो ये मई 2019 भी इंपॉर्टेंट है, पहली रिपोर्ट। बाकी ये दूसरी तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पहली बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को दिमाग में रखिएगा, ठीक है। और जिस साल जारी होता है उसके 1 साल पहले का वो क्या करता है, आंकड़ा देता है, ठीक है। ये दिमाग में रखना। इसके 2 उद्देश्य है बेसिकली। ये देखो, ये दोनों उद्देश्य जो है ना, ये यूपीएससी प्री के ऑप्शन है। ये दोनों ऑप्शन यूपीएससी प्रीलिम्स में दे सकता है। क्या दे सकता है बोलेगा, स्टेटमेंट देखना, एक स्टेटमेंट में बोल रहा हूँ। आवधिक लेबर फोर्स सर्वेक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दें। मतलब ठीक है, थिंक अबाउट ने क्या लिखता है, वो लिखता है ना कि पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के बारे में मैं हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश बनाने की कोशिश में मेरा दिमाग फिर चलना बंद हो जाता है। और एक तो बगल में इतने पटाखे फोड़े धड़ धड़ धड़, वो थोड़ा सा और इरिटेटिंग है। तो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दें। पहला है कि इसमें करंट वीकली स्टेटस के आधार पर केवल शहरी क्षेत्रों हेतु 3 माह के अल्पकालिक अंतराल में प्रमुख रोजगार और बेरोजगारी संकेतकों, ठीक है, का अनुमान लगाया गया है, ठीक है, का अनुमान लगाया गया है। तो आप क्या करोगे, आपके जो देखो केवल, और देखोगे वर्तमान साप्ताहिक स्थिति के आधार पर केवल शहरी क्षेत्रों, तुरंत आप करो इसको गलत मान लोगे अगर आपने पढ़ा नहीं होगा। आप कहोगे नहीं सर ने कहा था अगर केवल एक कोई अंतराल, कोई ऐसा ट्रेंड दिया हो तो वो गलत होता है समानता। लेकिन यहाँ पर सही है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं। ये केवल वाला जो टर्म है, यानी जो करंट वीकली स्टेटस, अगर देखो वीकली स्टेटस के आधार पर केवल शहरी क्षेत्रों हेतु 3 माह के अल्पकालिक अंतराल पर रोजगारी संकेतकों का आकलन करता ही है, ठीक है। तो पहली बात तो, और कौन से संकेतक है, जैसे वर्क पॉपुलेशन रेशियो, अभी हम लोगों ने देखा था। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, क्या होता है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट? तो हम लोगों ने बताया था कि कुल श्रम बल अपॉन कुल जनसंख्या, ठीक है, मतलब बेरोजगार प्लस रोजगार अपॉन कुल जनसंख्या, यही होता है ना लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। देखो यही होता है। तो हम लोग ने इस बात को देखा हुआ था। तो इन आंकड़ों को 3 महीने के अंतराल पर, इन आंकड़ों को 3 महीने के अंतराल पर करंट वीकली स्टेटस के आधार पर, करंट वीकली स्टेटस मतलब इसी 7 दिन में क्या क्या रोजगार किया गया है, व्यक्ति द्वारा कौन से कार्यकलाप किए गए हैं, तो केवल शहरी क्षेत्रों हेतु यह अनुमान लगाया गया है, ठीक है। और आप देखो अगर वार्षिक, तो ये 3 महीने, तो 3 महीने के अल्पकालिक अंतराल पर केवल शहरी क्षेत्रों में, लेकिन ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में यूजुअल स्टेटस, यहां पर करंट वीकली स्टेटस था, तो ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में यूजुअल स्टेटस के आधार पर तथा करंट वीकली स्टेटस के आधार पर रोजगार एवं बेरोजगारी संकेतकों का आकलन, लेकिन 1 साल यानी वार्षिक आधार पर। तो ध्यान में रखना है,
ध्यान रखना है। मैं इसको एक बार अपने अपने शब्दों में आपको अगर समझाऊं, ठीक है, क्योंकि इनकी हिंदी बड़ी क्लिष्ट होती है तो समझने में दिमाग खराब हो जाता है, दिमाग का दही हो जाता है। तो शहरी क्षेत्रों में केवल और केवल शहरी क्षेत्रों में 3 महीने के लिए, ठीक है, 3 महीने के लिए प्रमुख संकेतकों का आकलन किया गया है। किस आधार पर? करंट वीकली स्टेटस के आधार पर, 3 महीने के अंतराल पर। लेकिन ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों दोनों मिलाकर, फिर से ध्यान रखिएगा, ग्रामीण शहरी क्षेत्र दोनों मिलाकर वार्षिक आधार पर न केवल करंट वीकली स्टेटस बल्कि यूजुअल स्टेटस, सामान्य स्थिति, यूजुअल स्टेटस पर भी क्या किया गया है? बेरोजगारी संकेतकों का आकलन किया गया। तो ये दोनों स्टेटमेंट अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। ये क्या करेगा, कई बार इनका मूड खराब होता है तो स्टेटमेंट चेंज कर दे देंगे। 3 महीने के आधार पर ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में आकलन किया गया है संकेतकों का। तो ये ध्यान रखना, ये मतलब आपको ध्यान में रखना चाहिए। मुझे लगता है जब आप लोग ये पढ़े होगे, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा खुद से, अगर इतनी कृपा की होगी, तो आपको समझ में आया होगा कि आपने इन चीज़ों का बहुत ध्यान दिया नहीं होगा, या दिया भी होगा तो मे भी समझ में ना आई हो। ज़्यादा चांस है कि ये इतना आसानी से समझ में नहीं आती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें कार्यबल को स्वनियोजित, नियमित मजदूरी, वेतनभोगी श्रमिकों, कैजुअल वर्कर्स इत्यादि में वर्गीकृत, क्लासिफिकेशन किया जाता है। अच्छा, एक चीज़ समझो, ये सब बहुत जरूरी अब नहीं है, ठीक है, ये सब बहुत जरूरी नहीं है ना। ये जो इंपॉर्टेंट था वो हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया, प्रमुख संकेतक भी हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया जो इंपॉर्टेंट थे। अब हम आते हैं कुछ फैक्ट्स पे जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अच्छा, मैं आपसे ये कहूँगा, ये वाले जो फैक्ट है जो इधर किनारे डायग्रामों में बने हुए हैं, ये वाले फैक्ट आपके मेंस आंसर राइटिंग में जब आप आंसर में लिख दोगे तो 1 नंबर सीधे सीधे बढ़वा देंगे। तो सीधे सीधे 1 नंबर आपको बढ़ाने अपने, तो ये वाला कोई फैक्ट लिख के चले आओ। 1 मिनट का ब्रेक, पानी पीने के लिए। असल में मैंने सुबह से 3 घंटे का वीडियो रिकॉर्ड किए, मेरा वीडियो सारे डिलीट हो गए थे जो बना के रखे हुए थे। और 3 घंटे के वीडियो का मतलब है कि आप 4 घंटा पढ़ो, मिनिमम 4 घंटा पढ़ के तब 3 घंटे का वीडियो रिकॉर्डिंग होता है ना। तो अब यहाँ पर देखते हैं हम लोग, यहाँ पर एक बार देखते हैं। यहाँ पर बोल रहा है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट में वृद्धि हुई है, ठीक है ना। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट में वृद्धि हुई है और बेरोजगारी दर में गिरावट आई है। जो नहीं, अच्छा देखो, सारे फैक्ट नहीं याद रखना है। अब ये नहीं कि आप ये भी याद रखो 7% कम होकर इतना, या जो मैंने फैक्ट हाईलाइट किया है यहाँ पर पहले बता दे रहा हूँ। देखो, जो फैक्ट हाईलाइट यहाँ पे लिखा है मेन फैक्ट, तो वो आपको याद रखना है प्रॉपर। लिखा है फैक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है पर समझ जरूरी है, तो समझ याद रखनी है, ना कि फैक्ट याद रखना है, ठीक है। तो जैसे ये जो 3 फैक्ट है यहाँ पर 1, 2, 3, इनके बारे में समझ बहुत जरूरी है। ये दोनों फैक्ट बहुत जरूरी है, दोनों फैक्ट मेंस के आंसर राइटिंग के लिए बहुत जरूरी है। इवन मेंस में, क्योंकि इस बार पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे अच्छे खासे समय से पहले आ गया है, तो बहुत ज़्यादा चांस है, हालांकि अब हर ईयर ही आता है, तो बहुत ज़्यादा चांस है कि एक तुलनात्मक क्वेश्चन पूछ दे। इवन एक चांस यही है कि आंकड़ों संबंधित ही प्रश्न पूछ दे, कि एक क्वेश्चन आप लोग मेंस का नोट कर लीजिए, उससे संबंधित तो आपको समझ में आ जाएगा। एक क्वेश्चन मेंस का नोट कर लीजिए कि पीरियोडिक लेबर फोर्स के संदर्भ में, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के संदर्भ में भारत में जो बेरोजगारी या रोजगार संबंधित आंकड़े हैं, उनके संदर्भ में क्या चुनौतियां विद्यमान हैं, ठीक है। और बताएं कि क्या भारतीय अर्थव्यवस्था, ठीक है, मंदी के दौर से गुजर रही है, ठीक है। तो ये आपके सामने एक क्वेश्चन है सीधे सीधे, है ना, इस बात को समझिएगा, ठीक है। तो ये आपके सामने एक क्वेश्चन सीधा सीधा बन सकता है मेंस के लिए, जो आपसे क्वेश्चन पूछा है वो बन सकता है, और आप अपने तर्क दीजिए, ठीक है। तो मैं एक बार फिर से क्वेश्चन रिपीट कर दे रहा हूँ, ताकि इवन आप लोग यार वीडियो एक बार बैक करके सुन लोगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, लेकिन चलो फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के संदर्भ में, ठीक है, संदर्भ में यह बताएं कि भारत में जो प्रमुख मजदूरी संकेतक हैं, उन संकेतकों के समक्ष क्या चुनौतियां विद्यमान हैं, या उन आंकड़ों के समक्ष क्या चुनौतियां विद्यमान हैं, क्या चुनौतियां विद्यमान हैं, ठीक है ना। फिर बताना है आपको, इस आधार पर बताएं, या फिर पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे 2020-21, है ना, सॉरी 2019-20 के आधार पर बताएं कि क्या भारतीय अर्थव्यवस्था समृद्धि की ओर अग्रसर है, समृद्धि की ओर अग्रसर है, ठीक है। जो पुराना क्वेश्चन था उसको चेंज कर लीजिएगा, इस तरह से लिख लीजिए, समृद्धि की ओर अग्रसर है। तो इस तरह का क्वेश्चन यूपीएससी में, यूपीपीसीएस में नहीं बनेगा, यूपीएससी में बनेगा, बहुत ज़्यादा चांस है कि ऐसा बनेगा। तो अब आपको कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे फैक्ट दिमाग में रखने हैं। तो क्या फैक्ट इंपॉर्टेंट रखने हैं, खास तौर पर अगर आप देखोगे पेपर 1, पेपर 2 में अगर आप गवर्नेंस का आंसर कर रहे हो, या फिर आप इवन भारत के सोसाइटी, सोशल जस्टिस का
आप कोई आंसर लिख रहे हो तो ये जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पर आप बता सकते हो कि भारत में विभिन्न सामाजिक और धार्मिक समूहों में लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कितना है। तो यहाँ पर देखो हिंदू 40 है, देखोगे मुस्लिमों का सबसे कम है, मुस्लिम का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट 34.1% है जो कि सबसे कम है। ईसाइयों का देखो सबसे ज़्यादा लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। तो एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये हो गया। अब देखोगे ये क्या दे रहा है, बेसिकली सामाजिक न्याय, मान लो धार्मिक न्याय, या इस पर एक क्वेश्चन आया कि भारत में कुछ संप्रदायवाद या इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आया है ना, सामाजिक का मतलब समाज से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया तो वहां पर ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, देखो मैं हर पॉइंट पे क्वेश्चन बना तो सकता हूं, लेकिन हर पॉइंट पे क्वेश्चन बनाने लगूंगा तो मेन टॉपिक से हम लोग भटक जाएंगे। बेसिकली अभी मैं आपकी भटक खोल रहा हूं, मैं आप लोग बता रहा हूं, देखो ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, आप कोई सोशल जस्टिस से रिलेटेड आंसर कर रहे होगे तो आप बता सकते हो कि हिंदुओं में 40.8% लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है, जबकि मुस्लिम में लगभग 34% है। तो आप बताओगे लगभग 7% गैप है श्रम बल भागीदारी में। इसी तरह से आप देखोगे तो एसटी में 47.1% है, एससी में इतना है और एसटी में इतना है, ओबीसी में इतना है। तो आप देखोगे एसटी जो कि सबसे वंचित समूह है, इसमें लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट ज़्यादा है, इसमें लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट ज़्यादा है। तो आप बेसिकली अब ये एक क्वेश्चन अपने आप में ही बन सकता है। आपने देखा होगा, चलो मैं एक क्वेश्चन से एक रिलेट ही कर देता हूँ। आपने देखा होगा यूपीएससी में एक क्वेश्चन बना था और ये यूपी पीसीएस में भी क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन बनेगा कि ऐसा देखा गया है कि भारतीय समाज के सबसे वंचित समूह यथा दलित एवं आदिवासी श्रम बल भागीदारी में, ठीक है। अच्छा, कई लोग कह रहे थे सर इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन कर दीजिए। यार देखो मेरा ट्रांसलेशन उतना सही है नहीं, इसी को क्या करो टाइप कर लो, बोल दो, इवन गूगल ट्रांसलेट करके इंग्लिश में अच्छा खासा दे देगा। ठीक है, मेरे ट्रांसलेशन बिल्कुल मतलब मैं अभी सोचने बैठूंगा तो भूल जाऊंगा, है ना, मैं वर्ड बाय वर्ड का वो करूंगा, है ना। तो उससे बढ़िया है कि आप लोग कर लो, क्योंकि यार ये फ्लो में क्वेश्चन बनता है, फिर दिमाग से निकल जाता है क्वेश्चन, है ना। तो ये समझिएगा, ये अभी मैं आपको क्वेश्चन बता भी रहा हूँ। ऐसा देखा गया है कि भारतीय समाज में दलित एवं आदिवासी, भारतीय समाज के जो सर्वाधिक वंचित समूह, भारतीय समाज के सर्वाधिक वंचित समूहों यथा दलित एवं आदिवासी की श्रम बल भागीदारी दर अपेक्षाकृत अधिक है। ठीक है, इस कथन को विस्तार से समझाएं। इसके कारकों या कारणों को विस्तार में समझाएं। अब मैंने ये क्वेश्चन कैसे बनाया, तो देखो मैंने क्या किया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में क्वेश्चन आया था, क्या आया था, पूछा था ऐसा देखा गया कि भारतीय समाज के सर्वाधिक वंचित समूह दलित एवं आदिवासियों में क्या है, महिलाओं से संबंधित संकेतक, महिलाओं से संबंधित संकेतक। कौन से वाले संकेतक, जैसे आप देखोगे महिला रोजगार, न केवल रोजगार, इसके अलावा जो सेक्स रेशियो है, बेसिकली लिंगानुपात है वो अधिक है, मतलब वो अच्छा है, हाँ, लिंगानुपात अच्छा है। तो बोला था इनके कारणों को समझाइए। ये यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था 2014 या 15 में, एक बार देखिएगा आप लोग, किस साल का था मुझे ये नहीं याद है, लेकिन यूपीएससी ने ये क्वेश्चन पूछा था। इसी तरीके से ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है। अब जब ऐसा क्वेश्चन बनेगा तो आपके पास अगर ये फैक्ट याद है और इंट्रोडक्शन में आप ये फैक्ट दे रहे हो कि 47% इनका है, एससी का 40% है, ओबीसी का इतना है, जो कि दिखा रहा है कि वंचित वर्ग यानी एसटी और एससी में ज्यादा लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है। ठीक है, जिसके निम्नलिखित कारण है। कारण 1, ठीक है, कारण 2, क्यों 1 क्या है, इनमें बेरोजगारी भी अधिक है। मतलब अब लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट का क्या मतलब होता है, रोजगार प्लस बेरोजगार अपॉन कुल जनसंख्या, यही तो होता है कुल जनसंख्या। तो इनमें बेरोजगारी भी अधिक है, इनमें रोजगार भी अधिक है, लेकिन रोजगार की क्वालिटी अच्छी नहीं है। तो ये लिखना, ऐसा लगता है कि ये आंकड़े बड़े अच्छे हैं लेकिन निष्कर्ष में, लेकिन इनके जो रोजगार की क्वालिटी है वो इन जो वर्ग हैं, जो सशक्त वर्ग हैं जैसे ओबीसी या जो सवर्ण हैं, इनकी क्वालिटी में अच्छे नहीं है। मतलब समझ रहे हो, इनके रिस्पेक्ट में बड़े खराब तरह के रोजगार हैं। ठीक है, तो ये बात आपको वहां पर बतानी है, ये बात आपको उस आंसर में इसी बात को आपको समझाना है। ठीक है, तो आप आराम से लिख लोगे, मुझे लगता है इसका आंसर लिखिए आप लोग और टेलीग्राम डिस्कशन ग्रुप पे करिए। जो सृजन का अगला महीना होगा यानी जो दिसंबर वाला होगा, उसमें ये क्वेश्चन मैं लिखवा दूंगा। उसमें इस क्वेश्चन को मैं प्रॉपर फैक्ट एंड फिगर्स और डायग्राम जो भी बनेगा, है ना,
सबके साथ इस क्वेश्चन को करवा दिया जाएगा। ठीक है, बस एक काम ये करिएगा, ये वाला क्वेश्चन आप लोग क्या करिए, अपने अपने सृजन बैच में एक बार डाल दीजिए, है ना, ताकि मुझे भी याद रहे, या फिर इवन सृजन बैच में जो लोग नहीं है तो आप लोग टेलीग्राम डिस्कशन ग्रुप पे एक बार डाल दीजिए, है ना, बोलिएगा कि गौरव सर ने कहा था कि अगले महीने के सृजन बैच में इस क्वेश्चन को दिया जाए। तो बहुत शानदार क्वेश्चन है, श्योरिटी है कि यूपीएससी यूपीपीसीएस में ऐसा क्वेश्चन 1-2 साल में आने वाला है। तो इस बात को देखो, है ना, तो इन्होंने कई फैक्ट बताए इंपॉर्टेंट, तो ये वाले आपको समझ में आ गए होंगे। ये वाला जो फैक्ट है, सामाजिक और धार्मिक समूहों के श्रम भागीदारी बल, ठीक है, इसमें आप देखो बेरोजगारी दर, तो बेरोजगारी दर में आप देखोगे एसटी में सबसे कम बेरोजगारी दर है, एससी में सबसे ज्यादा है, ओबीसी में थोड़ा कम है। तो आप देखो एसटी में बेरोजगारी दर कम है ना, लेकिन रोजगार की क्वालिटी अच्छी नहीं है। ठीक है, एससी में बेरोजगारी दर अधिक है ना, रोजगार भी अधिक है और रोजगार की क्वालिटी भी खराब है। तो इस वजह से इनका जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट अच्छा है, इनका लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट सबसे अच्छा है। ओबीसी का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट क्यों खराब है? क्योंकि भाई रोजगार भी नहीं है और, है ना, रोजगार भी कम है। दूसरी बात क्या कहते हैं, आप ये समझ लो, मतलब बेरोजगारी तो अधिक है ही। तीसरी बात क्या है कि ये लोग उपलब्धता नहीं है, मतलब ये लोग चाहते नहीं है रोजगार करना, है ना, ऐसी बातें आप समझ सकते हो, मतलब इसके माध्यम से आप कुछ आंकड़े निकाल सकते हो। तो इस बात को आप समझिएगा, है ना। अच्छा, यहां पर अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, उसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है? तो बोला 19-20 में बेरोजगारी दर घट के 4.8% हो गई है, जो कि 17-18 में 6.1% थी। तो ये इंपॉर्टेंट एक फैक्ट है। ठीक है, 19-20 वाला 17-18 के रिस्पेक्ट में बेरोजगारी दर, अनएम्प्लॉयमेंट रेट घटी है। तो मान लो आपको अपना, मान लो बताना है आपको, मान लो किसी क्वेश्चन में ऐसा पूछा कि भारतीय अर्थव्यवस्था क्या समृद्धि कर रही है कि नहीं कर रही है, ऐसा मान लो क्वेश्चन कहीं आया मेंस में, तो ये वाला जब आप फैक्ट लिख के बताओगे ना कि देखो बेरोजगारी दर घटी है, बेरोजगारी दर पहले 2017-18 में 6.1% थी, अभी क्या है, अभी वो घट के 4.8% हो गई है, मतलब अर्थव्यवस्था अच्छी चल रही है। ठीक है, एक फैक्ट आप चाहो तो यहाँ पर ऐड करके ऐसे बता सकते हो, 15 से 29 वर्ष के आयु वर्ग के जो युवा है उसमें बेरोजगारी दर 15% है। ठीक है, और इसमें महिला और पुरुष एवं महिला बेरोजगारी दर 1802% और 25% के साथ, मतलब महिला में बेरोजगारी था और अधिक है 15 से 29 आयु वर्ग के लोगों की। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो दो चीज आपको बतानी है। इवन अब मैंने कहा वुमेन जस्टिस पे क्वेश्चन आए तो आप बता सकते हो, खासतौर पे युवा महिलाओं में आप बता सकते हो, युवा महिलाओं में युवा पुरुषों के अनुपात में लगभग 1.5 गुना, ठीक है, आप ऐसे बता सकते हो, लगभग 1.5 गुना बेरोजगारी दर है, जो कि क्या कहता है, लेबर फोर्स पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के अनुसार। तो अगर मान लो कोई क्वेश्चन आता है सोशल जस्टिस, जेंडर जस्टिस, तो आप ये आंकड़े वहां पर कोट कर सकते हो। देखो इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन आए, पेपर 3 में आए, ठीक है, तब तो कोट कर ही सकते हो, तब तो भाई बहुत अच्छी बात है, मतलब तब तो जरूरी ही है। लेकिन अगर आप जीएस पेपर 1, ठीक है, समाज के क्वेश्चन में, जीएस पेपर 2 गवर्नेंस के क्वेश्चन में, सोशल जस्टिस के क्वेश्चन में, ठीक है, यहां पर आप इसको लिख रहे हो, फैक्ट के साथ चीजों को बता रहे हो, तो आपके नंबर सीधे बढ़ेंगे। फिर आपको कहे सर 110 कैसे मिल रहा है और कुछ लोगों को कैसे 60 ही नंबर मिला है। तो यही डिफरेंस होता है, यही फैक्ट्स कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप देखिए जो इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट है जो समझना है केवल, कि कृषि में संलग्न कार्यबल में वृद्धि हुई है। ठीक है, तो 2018-19 में 42.5% थे, अब ये बढ़ के 45.6% हो गए हैं। ये फैक्ट नहीं याद रखना है। अब देखो दो चीज रिलेट करो, 17-18 में बेरोजगारी दर थी 6.1%, 19-20 में घट के 4.8% हो गई है। क्यों हो गई है? उसका कारण है कि कृषि में संलग्न कार्यबल में वृद्धि हुई है। जबकि आपको पता होगा भारत सरकार का प्रयास यही है, भारत सरकार का मुख्य प्रयास यही है कि कृषि में संलग्न कार्यबल की संख्या घटाई जाए, उनको उद्योग में और सेवा क्षेत्र में भेजा जाए। लेकिन हो क्या रहा है? हो गलत रहा है। हो ये रहा है कि भैया लेबर फोर्स पीरियोडिक लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन सर्वे बता रहा है कि कृषि में संलग्न कार्यबल की संख्या में वृद्धि हुई है। तो जब ये स्टेटमेंट आप कोट करोगे ना एग्जाम में, तो एकदम जब नाम दे दोगे पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, तो वो बम हिलना शुरू हो जाएगा। तो भाई एग्जामिनर एकदम बवाल कि क्या बात है। और मैं बता रहा हूँ, कोई कोचिंग कितना भी रुपया ले ले, ये वाली चीजें कराते नहीं है, कोई भी नहीं कराता ये सब चीजें। ये जो है, जो आंसर लिखने में काम आता है, जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है, कोई नहीं कराता। तो वो स्टैटिक फिक्स है उनका कि स्टैटिक ऐसे ऐसे पढ़ाएंगे, ऐसे ऐसे पढ़ाएंगे, फिर करंट अफेयर्स के नाम पे क्या पढ़ा के चले जाएंगे, उनको खुद नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तो है ना, तो ऑब्वियस सी बात है, इस बात को समझिएगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा और प्रैक्टिस करते रहिएगा। तो ये एक हो गया कि कृषि में संलग्न कार्यबल में वृद्धि। ठीक है, फिर तीसरी महत्वपूर्ण चीज है, कृषि में संलग्न ग्रामीण महिलाओं की हिस्सेदारी भी बढ़ गई है। पहले 71% ग्रामीण महिलाएं कृषि में संलग्न थी, अब बढ़ के 75% हो गई। तो आप ये देखो, यानी कृषि का महिलाकरण
जब मान लो जीएस पेपर 1 में ही लिख रहे हो, मान लो समाज में या सोशल जस्टिस में, तो आप क्या बताओगे? एक पॉइंट लिख सकते हो, कृषि का महिलाकरण भारत की एक समस्या है, महिलाओं संबंधित एक प्रमुख समस्या है। क्या है कि भैया 71% थे पहले महिलाएं कार्यरत थी, अब वो बढ़ के 75-7% हो गई हैं। इस तरीके से आप मतलब क्वेश्चन आराम से इन फैक्ट के आधार पर बहुत शानदार कर सकते हो। इन महिलाओं को अवैतनिक पारिवारिक श्रमिकों की श्रेणी में अधिकाधिक नियोजित किया जा रहा है। तो ये बात ध्यान रखना, क्यों समस्या है? इसलिए समस्या नहीं है कि महिलाओं की हिस्सेदारी कृषि संलग्न में बढ़ गई है, समस्या इस कारण है कि ये अवैतनिक पारिवारिक श्रमिक है, इस वजह से ये समस्या है। ठीक है, इनको वेतन नहीं मिला, इनको कार्य करने की वो आप कह सकते हो स्वतंत्रता नहीं यहाँ पे प्राप्त है। फिर ये कह रहा है स्वरोजगार में वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो फैक्ट नहीं याद रखना है, इतना दिमाग रखना है कि स्वरोजगार में वृद्धि हो रही है। फिर ये कह रहा है कि महिला श्रम भागीदारी बल में भी वृद्धि हुई है। और क्यों वृद्धि हुई? अभी हम लोगों ने देखा कृषि में महिला भागीदारी में वृद्धि हुई है, तो इस वजह से महिला श्रम भागीदारी बल में भी वृद्धि हुई है। और लिखा भी है, इस तीव्र वृद्धि में अधिकांश हिस्सेदारी ग्रामीण महिलाओं की बढ़ी हुई श्रम बल भागीदारी दर से प्रेरित है। ठीक है, यहाँ पे फैक्ट दिया हुआ है कि 5.5% अंकों की तीव्र वृद्धि हुई है। अब गवर्नमेंट क्या करेगी? देखो, अब मान लो कोई क्वेश्चन लिखना है, आपको बताना है भारत में सामाजिक न्याय चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ऐसा आपको दिखाना है भारत में अच्छा चल रहा है, तो ये बताओ फैक्ट। आपको बताना नहीं बुरा चल रहा है, तो ये बताओ फैक्ट। ठीक है, देखो एक फैक्ट को बताने का अलग अलग तरीका है। अगर आप ये बता रहे हो कि पीएलएफएस कह रहा है कि महिला श्रम बल भागीदारी वुमेन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट में 5.5 अंकों की वृद्धि हुई है, तीव्र वृद्धि हुई है। एग्जामिनर रितम खुश, क्या बात है, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे सही बात है, यही कह रहा है। लेकिन आप बताओगे निगेटिव बताने बताओ, लेकिन जो वृद्धि हुई आप रो के बताओ कि ऐसा देखा गया है कि 5.5% की वृद्धि हुई, लेकिन वो वृद्धि ग्रामीण महिलाओं की बड़ी श्रम बल भागीदारी दल से प्रेरित है। ठीक है, तो ये आपको समझना है कि आपको किस तरह से फैक्ट दिखाने हैं। फिर यहां पर एक इंपॉर्टेंट बना है लॉकडाउन का प्रभाव, जो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि यूपी पीसीएस में डायरेक्ट एक क्वेश्चन इसी फैक्ट से पूछ सकता है। ठीक है, सीधे पूछ सकता है कि भारतीय श्रमिक अर्थव्यवस्था में लॉकडाउन का क्या इंपैक्ट पड़ा। इवन डायरेक्ट ये भी पूछ सकता है कि पीएलएफएस के आंकड़ों के आधार पर बताएं, पीएलएफएस के आंकड़ों के आधार पर बताएं। यूपी पीसीएस में ऐसा खतरू क्वेश्चन पूछ दे, मतलब बहुत ज्यादा चांस है मेंस में ऐसा खतरू क्वेश्चन पूछ दे कि पीएलएफएस आंकड़ों के आधार पर बताओ कि भारतीय अर्थव्यवस्था में लॉकडाउन, भारतीय श्रमिक अर्थव्यवस्था में लॉकडाउन का क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, ये बात आपके दिमाग में रखनी है आपको। इसके बाद एक सेकंड ब्रेक। हाँ, तो यहां पर ये फैक्ट कुछ बताए हुए हैं। क्या है? अप्रैल जून में पुरुषों और महिलाओं के लिए श्रम बल भागीदारी दर घटी है, क्रमशः 55.5% और 15% रह गई। तो देखो महिलाओं के लिए तो तब बैंड बच गया है। ठीक है, देखो सीधे बैंड बच गया है। वर्ष दर वर्ष आधार पर शहरी भारत में रोजगार की कमी देखी गई, 11 मिलियन मतलब 1,10,00,000 रोजगार की कमी देखी गई। ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ी है, तो ऑब्वियस बात है, अभी हम लोगों ने ऊपर ही पढ़ा कि मेन रोजगार कहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है? वापस कृषि क्षेत्र में, क्योंकि लॉकडाउन हुआ, उद्योग धंधे बंद हो गए, तो भैया गांव गए, अब गाँव हम कोनो काम नहीं करिए तो घर वाप पिटा जाइए, तो भाई कुछ काम धाम शुरू कर दिए, सिंपल सी बात है। तो ये देखो यहाँ पर वही फैक्ट, उसी फैक्ट को फैक्ट के आधार पर बता दिया, उसी जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट को फैक्ट के आधार पर बता दिया कि शहरी भारत में तो रोजगार में कमी हुई है, लगभग 1,10,00,000 रोजगार में कमी अप्रैल जून के बीच में। लेकिन ग्रामीण भारत में वो रोजगार अकोमोडेट हो गया है, बढ़ गया है, क्योंकि कृषि का कार्य है ना, छोटे मोटे जो ग्रामीण पे बिजनेस है वो स्टार्ट हो गए। ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी दर अधिक तेजी से बढ़ी है। लॉकडाउन के दौरान स्वरोजगार सबसे अधिक प्रभावित हुए थे, जबकि नियमित वेतनभोगी श्रमिकों को केवल ग्रामीण क्षेत्रों में दबाव का सामना करना पड़ा था। ठीक है, तो ये जो इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट है श्रमिक अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, ये आप बता सकते हैं यूपी पीसीएस अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ दे। मुझे बहुत पता नहीं क्यों अंदर से फीलिंग आ रही कि यार ये पूछ सकता है। ठीक है, अब मैंने जो क्वेश्चन शुरुआत में पूछा था कि पीएलएफएस से संबंध मुद्दे क्या क्या है, तो क्या मुद्दे हैं कि बेरोजगारी दर जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, इसके लिए जो है वर्तमान सैंपल साइज का कुछ चक्कर है। बेसिकली देखो सैंपल साइज एक लिमिट में होना चाहिए, इससे ज़्यादा हुआ तो भी प्रॉब्लम है, कम हुआ तो भी प्रॉब्लम है। तो इनका जो सैंपल साइज है वो बहुत ज़्यादा विस्तृत है, कुछ समझ में नहीं आता है कि कहाँ से आंकड़े कहीं से उठा लिया, कुछ भी उठा लिया। दूसरा, जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट होता है वो यूजुअल स्टेटस पे आधारित होता है सामान्य तौर पे। ठीक है, जो हम लोग पीएलएफएस में देखते हैं आंकड़े, ठीक है, पीएलएफएस में आंकड़े देखे हैं हम लोग ने, तो हम लोग ने देखा यूजुअल स्टेटस में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए 1 साल के लिए ये आकलन किया गया है। लेकिन ये जो दृष्टिकोण है यूजुअल स्टेटस वाला, ये वैश्विक मानदंड पर मतलब वैश्विक मानदंडों द्वारा मतलब इसको अनुमति नहीं दी गई। बेसिकली ऐसे समझो, 1 साल की बात हो जाती है, आपने किसी से पूछा है तो बताओ 1 साल में हम कहाँ कहाँ नौकरी किए थे, तो वो पहले तो के याद ही नहीं रही,
कहीं तो काम किया होगा तो उसको याद रहेगा। दूसरी चलो याद भी मान लो रहा तो आधा चीज जानबूझ के गलत सलत बता देगा, एक आध चीज गलत सलत बता देगा। तो ये चीज दिमाग में रखना। तो ये सर्वे है ना, ये दिमाग में रखना। तो ये जो यूजुअल स्टेटस है ये वैश्विक मानदंडों द्वारा इसको अनुशंसित नहीं किया गया है। दूसरी बात, जो वर्तमान साप्ताहिक स्थिति है करंट वीकली स्टेटस, ये वैश्विक मानदंडों के निकट है क्योंकि मेमोरी रिकॉल अधिक उन्नत है, जो मैंने बताया। ठीक है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। और इसके आधार पे देखोगे तो लगभग बेरोजगारी दर अपरिवर्तित रही है। तो ये एक समस्या है कि भैया आप जो यूजुअल स्टेटस से नाप रहे हो उससे तो बता रहा है कि बेरोजगारी दर घटी है, लेकिन करंट वीकली स्टेटस पे देखो तो बेरोजगारी दर उतनी है। तो भैया ये दो आंकड़े अलग अलग कैसे? ठीक है, जब अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान थी तो यूजुअल स्टेटस समझ में आता था, वर्तमान में अब अर्थव्यवस्था चेंज हो रही है तो भैया नौकरी लोग बार बार चेंज कर रहे हैं, अलग अलग नौकरी कर रहे हैं, तो ये यूजुअल स्टेटस का मतलब आंकड़ा बहुत अच्छा नहीं है। तो बेसिकली यही कुल मिला जुला के अगर मैं बात करूं, मुद्दे आपको बताने हैं तो मुद्दा जो सबसे बड़ा मुद्दा वही है कि यूजुअल स्टेटस से रिलेटेड जो आंकड़ा है वो बड़ी प्रॉब्लम है। क्या है प्रॉब्लम? कि भैया वैश्विक मान्यता नहीं प्राप्त है। दूसरी प्रॉब्लम, लोग रिकॉल नहीं कर पाते हैं। तीसरी प्रॉब्लम, अगर तुलना देखो करंट वीकली स्टेटस और यूजुअल स्टेटस तो इन दोनों के तुलनात्मक अंतर बहुत डिफरेंस है। यूजुअल स्टेटस कहता है कि बेरोजगारी दर घटी है, जबकि करंट वीकली स्टेटस कहता है कि बेरोजगारी दर अपरिवर्तित रही है। ठीक है, तो ये बात आप इसको देख सकते हो। और चौथा है, कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था अब नहीं रह गई है, अब लोग रोजगार बार बार परिवर्तित करते हैं, तो यूजुअल स्टेटस अधिक यूजफुल नहीं है। ठीक है, तो ये आपका पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे मेरे हिसाब से खत्म हुआ। एक दो इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको लगेगा तो आप और उसको देख लेना। ठीक है, लेकिन मेरे हिसाब से यही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। खुद से पढ़ोगे 1 घंटा मिनिमम इस पे जाएगा, मिनिमम। अच्छा, कुछ समझ में भी नहीं आएगा, सबसे बड़ी बात है ना, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हो चुका है। तीसरा है, अब हम लोग आते हैं एमएसएमई। ठीक है, तो एमएसएमई पे आते हैं। अब एमएसएमई में देखो क्या है, सरकार ने क्या किया, एमएसएमई में सम्मिलित करने, एमएसएमई के रूप में थोक एवं खुदरा व्यापारों को सम्मिलित करने के लिए दिशा निर्देशों की घोषणा की। देखिए बेसिकली थोक एवं खुदरा व्यापार, एमएसएमई जनरली क्या होते थे पहले, बेसिकली विनिर्माण उद्योगों में और सेवा क्षेत्र में कुछ कुछ उद्योगों को एमएसएमई कहा जाता था, उसके लिए कुछ कुछ क्राइटेरिया थे। तो ये जो व्यापारी थे इनको एमएसएमई नहीं कहा जाता था, है ना, भले से इनका टर्नओवर, इन्वेस्टमेंट सब एमएसएमई के आंकड़ों को फॉलो करता हो, तो इनको नहीं बोला जाता था। अभी बोला गया कि चलो इनको भी शामिल कर लेते हैं, कुछ कुछ फायदा होगा। क्या फायदा होगा कि ये बेचारे उद्यम पोर्टल पे अपना पंजीकरण करा पाएंगे, आसानी से इनको प्राइमरी सेक्टर लेंडिंग मिल जाएगी। तो ये सब कुछ कुछ के फायदे के लिए, भाई कोरोना में बड़ी दिक्कत हुई तो इसलिए ऐसा प्रयास किया गया। अच्छा, ऐसा नहीं है कि ये वर्गीकरण पहली बार किया गया है, थोक एवं खुदरा उद्योग पहले भी, ठीक है ध्यान रखिएगा, पहले भी देखिए लिखा है, पहले भी थोक एवं खुदरा व्यापार गतिविधियों को एमएसएमई की श्रेणी में वर्गीकृत किया गया था, लेकिन इसे 2017 में इस श्रेणी से बाहर कर दिया गया क्योंकि वे विनिर्माण गतिविधि को पूरा नहीं कर पाते थे। तो ये इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि पहली बार, ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों में, ऐसा नहीं है। ठीक है ना, ऐसा पहली बार नहीं हुआ, ऐसा दूसरी बार हुआ है 17-18 सालों में, ये दिमाग में रखना है। ठीक है, तो इससे बताया कि ये उद्यम पोर्टल पर अपना पंजीकरण करा पाएंगे। ठीक है, अब हम लोग जो मेन इंपॉर्टेंट है, ये सब इंपॉर्टेंट बहुत चीज नहीं है। ठीक है, उसका फायदा बताया कि ये व्यापारी भी अब प्राइमरी सेक्टर लेंडिंग का वित्त मिल जाएगा, ये सब बताया, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि एमएसएमई का क्राइटेरिया क्या है। ठीक है, एमएसएमई का क्राइटेरिया देखो, इसमें पहले बता दे रहा हूं, तो वही चीज आपको नोट बनाना है। नोट्स क्या बनाना है, एमएसएमई का क्राइटेरिया क्या है, पहला नोट्स। दूसरा नोट्स आपको ये बनाना है, एमएसएमई के लिए स्कीम्स कौन कौन सी हैं। ठीक है, स्कीम्स कौन कौन सी हैं एमएसएमईज के लिए। तो ये दो चीज इस टॉपिक में हम ध्यान देंगे। जैसे मैंने पिछले टॉपिक में भी बताया था क्या क्या नोट बनाना है, स्टार्टिंग में ही बता दिया था, तो वही आपको नोट्स में बनाना है। इस टॉपिक में भी मैं पहले ही बता दे रहा हूं कि भैया देखो यही नोट्स में बनाना है, इसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है, एक सेकेंड, नोट 44। ठीक है, इस टॉपिक में मैंने पहले बता दिया कि ये चीज है क्या, एमएसएमई के कौन कौन से क्राइटेरिया है एमएसएमई वर्गीकृत करने के लिए, और स्कीम्स कौन कौन सी हैं एमएसएमई के लिए। तो यहां पर आप देखोगे, है ना, यहां पर आप देखोगे जो है एमएसएमई के लिए नवीन वर्गीकरण, पहले तो इसको ही देख लेते हैं। तो वर्गीकरण क्या है, ठीक है, पहले पुराना वर्गीकरण देखो अलग था, पुराना वर्गीकरण अलग था, इन्वेस्टमेंट के आधार पर एमएसएमई डिसाइड किया जाता था। तो मान लो सेवा उद्यम है, सेवा क्षेत्र का उद्यम है, तो इन्वेस्टमेंट थोड़ा ही रहेगा तो इसको माइक्रो बोला जाता था, जबकि विनिर्माण में ज्यादा इन्वेस्टमेंट वाले को सूक्ष्म बोला जाता था। इस तरीके से केवल इन्वेस्टमेंट बेस्ड क्या था,
जो है पहले एमएसएमई का क्राइटेरिया था, अभी क्या है, इन्वेस्टमेंट का दायरा बढ़ा दिया गया है। मतलब इन्वेस्टमेंट का दायरा बढ़ा दिया गया है, विनिर्माण और सेवा के बीच का डिफरेंस खत्म कर दिया गया। ध्यान रखना, देखो पहले विनिर्माण और सेवा का अलग अलग था, अलग अलग क्राइटेरिया था, अभी क्या किया गया है, दोनों को एक में मान लिया गया है। और पहले क्या था, केवल निवेश पर आधारित था कि इतना निवेश करोगे, इतना इन्वेस्टमेंट किया तो एम कहलाओगे, इतना कहलाओगे तो स्मॉल कहलाओगे, माइक्रो स्मॉल, इतना कहलाओगे तो मीडियम कहलाओगे। अभी क्या है, केवल इन्वेस्टमेंट के साथ साथ टर्नओवर भी जोड़ दिया गया है। तो डिफरेंस समझ में आ रहा है? तो एक बार पहले डिफरेंस ही देख लेते हैं, हो सकता है यही क्वेश्चन पूछते कि पहले जो वर्गीकरण था अभी के वर्गीकरण में क्या परिवर्तन किया गया है। तो क्या परिवर्तन किया गया है, पहले विनिर्माण और सेवा उद्योग अलग अलग काउंट होते थे। पहली बात, पहला जो वर्गीकरण था केवल निवेश पर आधारित था, जो नया वाला वर्गीकरण है निवेश और टर्नओवर दोनों पर आधारित है। ठीक है, तो ये मेन डिफरेंस है, दो डिफरेंस मेन है। अच्छा, इसको देखो, अब हम लोग अभी वाला क्राइटेरिया ध्यान रख लेते हैं। अभी वाला क्राइटेरिया याद रख लें, क्या है, माइक्रो इंडस्ट्री जो है, माइक्रो इंडस्ट्री में निवेश 1 करोड़ से कम, टर्नओवर 5 करोड़ से कम। तो देखो, निवेश गुणे 5 कर दो, जितना इन्वेस्टमेंट है इंटू 5, उतने से कम टर्नओवर होना चाहिए। तो देखो, तो यहां पर इस बात को देखना, तो जैसे माइक्रो सूक्ष्म जो इंडस्ट्री है उसमें 1 करोड़ से कम निवेश रहेगा तो गुणे 5 यानी 5 करोड़ से कम टर्नओवर रहेगा तो उसको बोला जाएगा माइक्रो इंडस्ट्री। कोई उद्योग लघु उद्योग कब कहा जाएगा, जब उनमें इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ से कम हो और टर्नओवर 10 गुणे 50 5 यानी 50 करोड़ से कम का टर्नओवर हो तो उस उद्योग को बोला जाएगा लघु उद्योग। मध्यम उद्योग क्या, 20 करोड़ इन्वेस्टमेंट है ना, गुणे 5 यानी 100 करोड़ टर्नओवर हो तो इसको बोला जाएगा मध्यम उद्योग। ठीक है, तो ये आप बेसिकली ये याद रख लो कि गुणे 5 होता है, गुणे 5 होता है, ये याद रख लो। और इन्वेस्टमेंट याद रख लो कि 1 10 और 20, 1 10 20 याद रख लो, और 5, तो ये आपको याद हो जाएगा वर्गीकरण। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण बात है। अब इसमें कुछ फैक्ट है जो महत्वपूर्ण है, क्या है, एमएसएमई की इंपॉर्टेंस, एमएसएमई की इंपॉर्टेंस। और इससे यूपीपी से 2021 में मेंस में क्वेश्चन बन सकता है। क्या क्वेश्चन बन सकता है, देखिए क्वेश्चन बन सकता है, विकसित एवं विकासशील देशों की तुलना में, विकसित एवं विकासशील देशों की तुलना में भारत में माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री अपेक्षाकृत तीव्र गति से नहीं बढ़ पाई है, तीव्र गति से नहीं बढ़ पाई। या नोट कर लेना क्वेश्चन। ठीक है, मैं देखो सीधी बात है, मेरा एनालिसिस मैं बहुत कोशिश करता हूँ, बहुत एफर्ट कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना, उसके आधार पे नए क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, कितने डायमेंशन टच कर सकते हैं, कौन कौन सा फैक्ट इंपॉर्टेंट है, मैं हर चीज के लिए प्रयास करके आ रहा हूँ। मतलब बहुत ज्यादा, मतलब आप खुद सोच लेना, खुद यहाँ पे देखना, ऐसा थोड़ा ना कि मैंने बैठे बैठे कोनो ब्रह्मा जी आए ज्ञान फूक के चले गए, चलो बेटा ये बता दो। मैं प्रॉपर और ये कोशिश कर रहा हूँ कि एक भी चीज ऐसा ना हो कि इतने टेक्निकल टर्म्स आपको गलत बता सकता कि चला जाऊँ। ठीक है, तो प्रॉपर प्रयास कर रहा हूँ कि आप लोग के लिए एकदम यहाँ घर बैठे आप लोग का सारा काम हो जाए। तो आप लोग भी सपोर्ट कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और क्वेश्चन नोट करते रहिएगा। फिर कमेंट में ये मत कहिएगा सर क्वेश्चन भी टाइप करवा दीजिए, क्वेश्चन भी लिखवा दीजिए, देखिए इतना समय नहीं है। ठीक है, क्योंकि कमेंट ऐसे आते हैं सर इंग्लिश में भी ट्रांसलेट कर दीजिए। अरे भैया क्वेश्चन तुरंत बस ये दिख जाता है मुझे फील कि अच्छा प्रीवियस ईयर में ऐसा क्वेश्चन था तो अब ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। तो प्रीवियस ईयर में क्या क्वेश्चन था, प्रीवियस ईयर में आपने देखा होगा 2020 वाले में क्वेश्चन आया था जीएस पेपर 3 में। अगर मेरे पास पेपर होगा तो मैं आपको दिखाई देता हूँ, है ना, 1 मिनट रुकते हैं, देखते हैं। अगर मेरे पास पेपर मिल गया तो मैं दिखाई देता हूँ। ये देखो क्वेश्चन ये पूछा था, भारतीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विकसित देशों की गति के साथ नहीं बढ़ा है, इसकी व्याख्या कीजिए, ये पूछा था। यहां पर क्वेश्चन पूछ देगा भारतीय एमएसएमई उद्योग, ठीक है, एमएसएमई उद्योग विकसित देशों की गति के साथ नहीं बढ़ा है। ठीक है, भारत में एमएसएमई का महत्व बताते हुए, ठीक है, यूपीएससी का भी क्वेश्चन नोट कर दे रहे हैं, भारत में एमएसएमई के महत्व बताते हुए, ठीक है, इस कथन की व्याख्या कीजिए। तो आपको ऑब्वियसली पता होगा, देखो आप देखोगे अमेरिका में जो उद्योग जो 10 साल पहले माइक्रो स्मॉल लेवल के थे, आप देखो चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो बड़ी बड़ी जो भी इस मल्टीनेशनल कंपनियां अमेरिका में देखोगे, इवन इकोनॉमिक सर्वे अगर आप 2017-18 पढ़ोगे तो वहां पे बताया हुआ है द प्रॉब्लम ऑफ बोनी इंडस्ट्री, ड्वार्फ इंडस्ट्रीज की प्रॉब्लम बताइए कि इंडिया में क्या है, ड्वार्फनेस की समस्या है एमएसएमई में। ठीक है, एमएसएमई एक लेवल से आगे बढ़ना ही नहीं चाहती है खुद को, ठीक है, खुद को बढ़ना ही नहीं चाहती है एक लेवल के आगे। क्यों? क्योंकि उनको मिलने वाली छूटें समाप्त हो जाती हैं। ठीक है, तो ये क्या होती है, ड्वार्फ रह जाती है। जबकि अमेरिका में इस तरह से प्रोत्साहन है, अमेरिका से तुलना करके बताया गया है कि वहां पर एमएसएमई ने कई फोल्ड डेवलपमेंट किया। मतलब वहां पे एमएसएमई पिछले 10-15 सालों में, मतलब एग्जैक्ट फैक्ट मुझे याद नहीं है, 40 गुना बढ़ी है, इंडिया में 7 गुना, मैक्सिमम 7 गुना। तो ये रेशियो है। ठीक है, तो अमेरिका से तुलना करके इकोनॉमिक सर्वे 2017-18 में देखिएगा, ड्वार्फ एमएसएमई की ऐसे प्रॉब्लम सर्च करोगे अगर गूगल पे
तो आपको ये मिल जाएगा टॉपिक, ठीक है। हम लोग कोशिश करेंगे सृजन में ऐसे क्वेश्चंस करा दें। ऑब्वियसली बात है, सृजन टेस्ट सीरीज में ये वाले क्वेश्चन टेस्ट सीरीज में कराएंगे, सृजन में नहीं करेंगे, ठीक है। तो ऐसे वाले क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करा देंगे, आप उसकी चिंता मत कीजिएगा। तो यहां पर आप इस बात को समझिए कि ये आपको बेसिकली तुलनात्मक क्वेश्चन पूछ सकता है। देखो पूछा ही है, आपके सामने प्रूव है, पूछा ही है, तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है भाई। तो प्रैक्टिस क्या करोगे, तो महत्व के लिए याद रख लो। महत्व क्या है, जीडीपी में 30%, विनिर्माण उत्पादन का 45%, निर्यात में लगभग 40% का योगदान देते हैं। लगभग 11 करोड़ लोग इसमें नियोजित हैं। तो सिंपल सी बात है, 3-4 इसमें फैक्ट याद कर लिए, काम हो गया। ये तो महत्व बता दोगे। तुलना कैसे करोगे, तो अमेरिका या किसी एक विकसित देश के डेटा के साथ आप तुलना कर लोगे कि विकसित देशों में इतना हुआ, इंडिया में इतना हुआ, और फिर कारण बताते जाओगे। व्याख्या करनी है तो कारण बताते जाओगे कि ड्वार्फ ये समस्या, एमएसएमई को सहायता मिलती है तो लोग चाहते हैं कि नहीं एमएसएमई बने रहे, बड़े उद्योग बन जाएंगे तो वो जो टैक्स देना पड़ेगा, इंडियन लोग टैक्स चोर हैं, ऐसे मत लिखना, तरीके से लिखना, ठीक है। लिखो, आंसर बताओ, शेयर करो। 4-5 क्वेश्चन रोज में इसका हो जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो सरकार ने क्या किया, कुछ प्रोत्साहन देने के लिए प्रयास किया है। तो पहला तो एमएसएमई की नई परिभाषा दे दी है, वो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, ठीक है। नई परिभाषा दी है, वो ऑलरेडी बता दिया। उससे फायदा क्या होगा, रीड कर लो, एकदम आराम से समझ में आ जाएगा। वो देखो बता भी दिया कि विनिर्माण सेवा के अंतर समाप्त कर दिया गया है, निवेश सीमा को संशोधित करके बढ़ा दिया गया है, और टर्नओवर एक जोड़ दिया गया मानदंड, ठीक है। अब यहाँ पर देखो आप थोड़ा सा कुछ हम लोग बात करते हैं। एक जो है TREDS है ना, TREDS का लिखा है, हाँ ये रहा TREDS। ये क्या है, बेसिकली ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम, ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम। अब आता है ये ट्रेड रिसीवेबल्स क्या होते हैं, ठीक है। ट्रेड रिसीवेबल्स क्या होते हैं, तो थोड़ा इसको देखिए आप, जैसे ऐसे समझो, है ना, ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम ऐसे समझो। क्या होता है बेसिकली, एक कंपनी है, एक एमएसएमई है, ठीक है, और गवर्नमेंट है, बिक गई है जो गवर्नमेंट है ना। अब ये गवर्नमेंट क्या करती है, ये ऑर्डर करती है, बहुत बड़ा गवर्नमेंट ऑर्डर करती है एमएसएमई से खरीदने के लिए। आपको पता होगा कि इंडिया गवर्नमेंट में कुछ क्राइटेरिया है कि मान लो 100 रुपए का सामान बनाना है तो इतने रुपए का मिनिमम सामान एमएसएमई से होना चाहिए। ऐसे ऐसे क्राइटेरिया किए गए, सेट किए गए। तो आपको पता होगा GEM पोर्टल होता है एक, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, यहाँ से एमएसएमई के लिए ऑर्डर किया जाता है, कितना स्टील चाहिए, इतनी कार चाहिए, इतना ये चाहिए, फलान ढेकान सिकान चाहिए, ठीक है। अब गवर्नमेंट ने ऑर्डर किया, अब एमएसएमई ऑर्डर भेज रही है, तो गवर्नमेंट वाले क्या करते हैं, तुरंत पैसा ऐसा देते नहीं है। आपको पता है कि गवर्नमेंट तुरंत पैसा ऐसा इतना जल्दी नहीं देती है, 50 चीज़ें चेकअप होती है, तो एमएसएमई को बहुत टाइम लग जाता है। तो इनके पास क्या होता है, मनी का फ्लो रुक जाता है, एमएसएमई के पास मनी का फ्लो रुक जाता है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, सामान लेने के एवज में इनको तुरंत एक तो पर्चा दे देती है कि हाँ हम तुमको इतना रुपया भुगतान करने वाले हैं, थोड़ा समय में जब क्लियरेंस हो जाएगा तो तुमको मिल जाएगा। इसी को बोलते हैं ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंट, ठीक है। ट्रेड रिसीवेबल्स इसको बोलते हैं, ट्रेड रिसीवेबल्स, ठीक है। तो ट्रेड रिसीवेबल, इस आधार पे जो पर्चवा होता है, इस आधार पे एमएसएमई क्या करती है, उधार और लोन ले सकती है, ठीक है। तो इसी सिस्टम को बोलते हैं ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम, ठीक है। तो इस बात को समझिएगा, ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम, इसी पूरे इसको बोलते हैं। तो ये क्या लिखा, लिखा है ट्रेड्स एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है जहां खरीदारों पर आहरित एमएसएमई के प्राप्तत्व को प्रतिस्पर्धी दरों पर विभिन्न वित्तदाताओं के माध्यम से वित्त पोषित किया जाता है। बेसिकली ऐसे समझिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ, दूसरे शब्दों में एमएसएमई से वस्तु आदि खरीदने वाले बकाया में भुगतान की जाने वाली राशि के संबंध में उन्हें एक दस्तावेज देते हैं। ऐसे दस्तावेज को एमएसएमई इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से दूसरे वित्तदाता को बट्टे पर बेचकर तत्कालिक आवश्यकता को पूर्ण करते हैं। सिंपल समझे, मतलब बात समझे कि ये जो बट्टा एक ठो वो दिया, बॉन्ड या पेपर एक दिया, तो एमएसएमई क्या करते हैं, बेच देते हैं, इसको उधार पे दे देते हैं कि मतलब इसको ब्याज पर, मतलब इसको दिखा देते हैं कि ये रख लो, हमें पैसा दे दो, मेरा काम हो जाए, जब हमको गवर्नमेंट वह पैसा देगी तब आपको दे देंगे। कुछ यहाँ पे इनको आप कह सकते हो क्रेडिट या कुछ ब्याज दर इत्यादि का भुगतान ये लोग करते हैं। तो ये ट्रेड्स प्लेटफॉर्म, इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म शुरू किया गया एमएसएमई के लिए। पहली बात ये, तो देखिए पहले मैंने बताया था एमएसएमई के लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट, तो फैक्ट हो गया। अब हम लोग देखेंगे एमएसएमई के लिए इंपॉर्टेंट योजना कौन कौन सी चल रही है, तो ये भी दिमाग में रखना। तो कौन कौन सी योजना चल रही है, एक चल रही है जो आपको ध्यान में रखना है एस्पायर, और दूसरी चल रही है स्फूर्ति, ठीक है। ये दो इंपॉर्टेंट, देखो इसमें 3-4 योजना दी हुई है, 3-4 योजना के बारे में बात नहीं करेंगे, 2 योजना बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा, हाल में चर्चा में रहे एस्पायर और स्फूर्ति योजनाएं निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है, तो लिखेगा युवाओं में कौशल विकास। अब आप लोग सोचो कि एस्पायर है और स्फूर्ति भी है, नमो से तो लग रहा है युवाओं में कौशल विकास कराएगा। दूसरा लिख देंगे एमएसएमई, ठीक है, एमएसएमई। तीसरा लिख देगा
सोलर ऊर्जा, सौर ऊर्जा, और चौथा लिख देगा तालिबान के लिए बम बनाना, है ना, तालिबान के लिए बम बनाना। तो ऑब्वियस ही बात है दिमाग में ना, ये एमएसएमई के लिए स्कीम्स है और इसका फुल फॉर्म आप पढ़ोगे, अ स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ इनोवेशन, रूरल इंडस्ट्री एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो बेसिकली नाम से ही पता चल रहा है कि इनोवेशन और ग्रामीण उद्योगों का विकास के लिए और वहां पर उद्यमिता के विकास के लिए जो स्कीम है वो है पहली बात। और ये कौन सा मंत्रालय चल रहा है? एमएसएमई मंत्रालय। यानी एस्पायर स्कीम कौन सा मंत्रालय चल रहा है? एमएसएमई मंत्रालय चला रहा है। स्फूर्ति क्या है? स्कीम फॉर फंड, स्कीम ऑफ फंड फॉर रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्री, ठीक है। तो ये जो एस्पायर स्कीम है ये कौन चला रहा है? ये चला रहा है एमएसएमई मंत्रालय, और स्फूर्ति स्कीम ये दोनों चला रहा है, ठीक है। यहां पर हम देखेंगे, है ना, कितने पेजेस अपने और बचे हैं? 36, तो ये तो खत्म ही है, ठीक है। मतलब 5-7 पेज और बचे, इसको अब कर ही लेते हैं, इसको करके ये छोड़ेंगे, ठीक है। इसके पहले इसको छोड़ेंगे नहीं। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो ये एक तो ट्रेड से एक प्लेटफॉर्म हो गया। अब यहां पर एक देखो, एक है समाधान पोर्टल, एक है एमएसएमई समाधान पोर्टल। तो ये दिमाग में रखना, एमएसएमई समाधान पोर्टल क्या है? ये जो विलंबित भुगतान के मामले हैं, किसके किसके? केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, पीएससी जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है, यहां पर एमएसएमई ने कोई सामान बेचा और इनका भुगतान लेट हो रहा है, तो इसके लिए क्या कर सकते हैं? अपने मामला दर्ज करा सकते हैं कि यार मेरा सामान लेट हो रहा है, तो प्लीज यार हमको पैसा दे दो, नहीं तो बर्बाद हो जाएंगे। तो इसके लिए बनाया गया एक एमएसएमई समाधान पोर्टल, दिमाग में रखना, एमएसएमई समाधान पोर्टल इसके लिए बनाया गया है, ठीक है, ये दिमाग में रखना। एक और क्या किया गया? चैंपियंस पोर्टल। चैंपियंस पोर्टल क्या है? शिकायत निवारण और एमएसएमई की सहायता सहित ई गवर्नेंस के विभिन्न पहलुओं को कवर करने के लिए चैंपियंस नाम का एक पोर्टल आरंभ किया गया। तो ध्यान रखना, ये सीधे एक क्वेश्चन ये अपने आप में पूछ सकता है कि हाल में चर्चा मेरा चैंपियंस पोर्टल किस क्षेत्र से संबंधित है। तो ध्यान रखना, चैंपियंस पोर्टल दे देगा ओलंपिक में मेडल जीतने के लिए, है ना, क्या कहते हैं, नीरज चोपड़ा के लिए, है ना, नीरज चोपड़ा की वेबसाइट, ऐसा कुछ आंसर दे देगा, मतलब समझ लेना यार। तो यूपीपीसीएस प्री के लिए ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण है, एमएसएमई समाधान पोर्टल और चैंपियंस नामक पोर्टल, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दिमाग में रखिएगा। ई गवर्नेंस संबंधित विभिन्न पहलुओं और शिकायत निवारण के लिए ये दोनों पोर्टल बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीपीसीएस यूपीएससी के लिए, जान लीजिए, प्री के लिए, ठीक है। यहाँ पर हो गया। अब बता रहे हैं कि कुछ चुनौतियां हैं। तो क्या चुनौतियां हैं? ये मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी चुनौतियां मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। अच्छा, एक चीज देखो, मैंने अभी जब आंसर राइटिंग का एक, हम लोग का आपको पता होगा, एक फ्री आंसर राइटिंग प्रोग्राम चल रहा है, रोज शाम को 6 बजे फ्री आंसर राइटिंग, कंप्लीट फ्री आंसर राइटिंग प्रोग्राम 90 दिन का चल रहा है वहां पर। और जो मेंस मैराथन है, एक मेंस मैराथन प्रोग्राम भी चल रहा है, यहाँ पे हम लोग मेंस के क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं, ठीक है। तो इन दोनों में मैंने, आपने सुना होगा, मैंने डिटेल में 5M फैक्टर्स डिस्कशन किए थे इंडस्ट्री के 5M फैक्टर यहाँ पर डिस्कशन किए थे। अब देखो एमएसएमई बेसिकली है क्या। अब मान लो आपको क्वेश्चन लिखना है, मान लो आपको आंसर लिखना है कि एमएसएमई के समझ क्या चुनौतियां हैं, तो आपको पता है 5M फैक्टर होते हैं, किसी भी उद्योग के 5M फैक्टर होते हैं। कौन कौन से? मैन, मार्केट, ठीक है, तीसरा मटीरियल, चौथा मनी, पांचवा मैनेजमेंट। इन्हीं 5 पे तो समस्याएं होंगी। तो बोल रहा है कि एमएसएमई के द्वारा कौन कौन सी चुनौतियां सामना की जा रही हैं। तो मैन से रिलेटेड कौन सी चुनौतियां हैं? तो देखो भैया, मैन से रिलेटेड कौन सी चुनौतियां हैं? श्रम संबंधी चुनौतियां क्या है? श्रम विधि का पालन नहीं हो पा रहा है, श्रम कानून बड़े टफ है, और कुशल कार्यबल नहीं उपलब्ध है। तो मैन से संबंधित क्या चुनौतियां हैं? कुशल कार्यबल नहीं, और कानून का पालन बहुत मुश्किल पड़ रहा है, ठीक है, बड़ा दिक्कत होत बा, ठीक है, ये बात दिखी मैन से रिलेटेड। अच्छा, मटेरियल से रिलेटेड देखो, इनके रॉ मटेरियल महंगे हैं, ठीक है, ये देखो रॉ मटेरियल महंगे हैं, यहाँ पे लिखा है कहीं पे, मार्केटिंग नहीं हो पाती है ना, लिखा ही होगा, मतलब हो ही नहीं सकता ना लिखा हो, नहीं लिखा है तो लिख लेना कि रॉ मटेरियल नहीं उपलब्ध हो पाता है, ठीक है, मार्केटिंग सही से नहीं हो पाती है, ठीक है। ये देखिए, इसके अलावा आप देखिए जो मैन मटेरियल, मशीन मतलब सीधे बात है तकनीकी की उपलब्धता नहीं है, नई टेक्नोलॉजी, नई मशीनों की उपलब्धता नहीं है, ज्ञान एवं सूचना तक सीमित पहुंच है, ठीक है। तो ये देखिए, फिर मनी, यहाँ पे एक मनी था, सीमित पूंजी और ज्ञान, दिख रहा है आपको सीधे सीधे। तो ये बेसिकली 5M फैक्टर के आधार पे ही आप थोड़े से फैक्ट अगर एक बार देख लो, ये 2 चीजें सोच लो, तो आप आराम से इस क्वेश्चन को बढ़िया तरीके से, इसके आंसर ऐसे वाले क्वेश्चंस के लिख सकते हो। किसी भी इंडस्ट्री के आंसर अगर आप 1-2 फैक्ट अगर तैयार कर लो और 5M फैक्टर आपके दिमाग में है, तो मतलब ऐसे समझ लीजिएगा कि कोई माइकल लाल आपको रोक नहीं सकता, मतलब कोई माइकल लाल आपको अच्छे नंबर प्राप्त करने से रोक नहीं सकता, ठीक है। तो ये आपके दिमाग में चीजें आगे होंगी। अब आगे बता रहा है कि आगे की राह क्या क्या करें, ठीक है। तो इसको एक बार रीड कर लीजिएगा, ठीक है, और इसमें रीड करके 2 फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान रख लिया, मैं पहले बता रहा हूँ। कोविड-19 का प्रभाव खास तौर पे यूपीपीसीएस के एग्जाम के लिए कोविड-19 का प्रभाव हुआ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इवन अगर
यूपीएससी में भी है, तो आप इतना छोटा सा एक अलग से ब्रैकेट में बता सकते हैं कि केवीआईसी ने, जो खादी विलेज एंड इंडस्ट्री कमीशन है, खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग, इसने बताया कि महामारी से 50% अधिक एमएसएमई बंद हो गए। और उद्योगों संबंधित एक स्थायी समिति ने बताया कि प्रोत्साहन पैकेज जो सरकार ने दिया बहुत ही अपर्याप्त है। ठीक है, तो ये आप बता सकते हैं। देखो यहाँ पे लिखा भी कच्चे माल की उपलब्धता में कभी हो, रॉ मटेरियल वाला खोज रहा था ना, मैन मटेरियल, तो यहाँ पर ये भी एक प्रॉब्लम आई है। बेसिकली वो 5M फैक्टर तो आप मतलब फोड़ ही दोगे ना। देखो सीधी बात है, यहाँ पे जो हम लोग के साथ सीखेगा चीज़ों को, हम लोग सीख रहे हैं चीज़ों को, ना कि रट रहे हैं। अगर आप देखोगे, देखो हम लोग का वीडियो भी थोड़ा सा लंबा बन रहा है, क्या करें, लेकिन एक वीडियो था कि 14 घंटे में आए, लाइन से 150 पेज है, लाइन से रीड कर दिया पूरा प्रॉपर। तो संबंधित स्थायी समिति इसने वैश्विक महामारी के दौरान एमएसएमई का समर्थन करने के लिए निम्नलिखित अनुसार की है। एमएसएमई सहित व्यवसायिक सहायता के लिए मांग, निवेश, निर्यात और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के उद्देश्य एक बृहत आर्थिक पैकेज। एमएसएमई 3-4% न्यूनतम ब्याज दर पर सुलभ ऋण प्रदान करना। एमएसएमई क्षेत्र को वास्तविक हानि का विस्तृत अध्ययन करना। एक तो ये तरीका हुआ कि 14 घंटे में मस्त आके रीड कर दिया, लाइन से बोल दिया कि विजन मैगजीन पढ़ाए थे, क्वेश्चन तो यहीं से आएगा, कहाँ से आएगा, फिर दावा कर देंगे 150 में से 130 क्वेश्चन तो यहीं से आया था जो हम पढ़ाए थे। ठीक है, एक तो ये तरीका हुआ। दूसरा, अपनी औकात के हिसाब से देख लें कि भैया हमें समझ में कितना आ रहा है, उस समझ के आधार पर चीज़ों को समझते हुए चले, है ना। चीज़ों को धीरे धीरे समझते हुए चले, स्लो पेस में बढ़े, समझते हुए चले। कम पढ़ें, कई बार पढ़ें, ठीक है। और एक होता है अधिक पढ़ें, एक बार पढ़ें, एक होता है कम पढ़ें, कई बार पढ़ें। तो मेरे हिसाब से कम लेकिन कई बार, ये ज़्यादा बढ़िया है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको समझना है, अभी आपको मेंस भी लिखना है। प्री में मान लो 130 क्वेश्चन आ गए और मान लिया कि आपने 130 के 130 वहाँ पे सही कर दिए, ठीक है, मान लिया। हालांकि कोई सही नहीं कर पाया भाई, नहीं तो ऐसा होता ना, कमेंट सेक्शन में लोग बोलते हाँ सर 130 मेरे सही हो गए। लोग बोलते ही 2-4 मैक्सिमम बोले होंगे, तो 10-20 जो भक्त किस्म के हैं वो बोले होंगे, है ना। हो सकता है वाकई में फ़ायदा ही हुआ ही होगा यार, कई लोग को याद भी होता है। तो मैं मान लिया कि मान लो 130 फंस गए थे, हो भी गया प्री। मेंस हम क्या करोगे, रटने से तो काम नहीं बनेगा, सीधी बात है ना। ये बात समझिएगा कि थिंकिंग बेस्ट पॉसिबल मेथड बहुत जरूरी है, ठीक है। तो उद्योग संबंधी स्थायी समिति ने कुछ सुझाव दिए थे कि 3-4% पर ये ऋण प्रदान करो। ये सब याद वाद होगा नहीं, इसको भूल जाओ। बस एक चीज ये ध्यान में रखो, लघु उद्योग पर न्यायिक समिति की सिफारिशों के आधार पर सभी आवेदन को ऑनलाइन किए जाने चाहिए। बेसिकली जब कंक्लूजन लिखो ना, तो यही बता दो कि लघु उद्योगों पर जो न्यायिक समिति, आपको भी नहीं पता न्यायिक समिति ने क्या सिफारिशें दी थी, बस लिख दो कि न्यायिक समिति की सिफारिशों के आधार पर क्या करना चाहिए, आवेदन को ऑनलाइन और प्रक्रियाओं का सरलीकरण किया जाना अनिवार्य है। ऐसे लिख दो, कंक्लूजन हो गया। ये तो न्यायिक समिति डाल दोगे तो खुश हो जाएंगे। और यहाँ से क्या पता चला कि न्यायिक समिति भी इंपॉर्टेंट है, एमएसएमई के लिए है। यूपीपीसीएस में ऑलरेडी बार क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। यहाँ पर एक चीज आप देख सकते हो, है ना, ये क्या लिखा है, नेस्कॉम, यूएनडीपी और अन्य द्वारा निर्मित ग्लोबल भारत कार्यक्रम भारतीय एमएसएमई को डिजिटल प्रौद्योगिकी को सुयोजित करके वैश्विक स्तर पर, ठीक है, वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनने में सक्षम बनाने हेतु डिजाइन किया गया है। तो क्या है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है एक प्री के लिए, खास तौर पे यूपीएससी, यूपीपीसीएस में नहीं, यूपीएससी प्री में पूछ सकता है। हाल में चर्चा मेरा ग्लोबल भारत कार्यक्रम किसके किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो ऑप्शन दे रहे नेस्कॉम, यूएनडीपी, जान रहे दोनों के द्वारा, नेस्कॉम प्लस यूएनडीपी, और कुछ और लोग भी हैं लेकिन हम नेस्कॉम और यूएनडीपी ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो ये आपका एमएसएमई का टॉपिक भी मेरे हिसाब से खत्म हो गया। हमने प्री के भी देख लिए कि प्री में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हमने मेंस में देख लिया, ठीक है। हमने मेंस में देख लिया कि कैसे कैसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम लोग, दो हम लोग का टॉपिक और बचे, लॉजिस्टिक सेक्टर एक, दूसरा हम लोग बचा है बात भारत में पोत परिवहन, और एक तीन बचे जिला खनिज प्रतिष्ठान, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जिला खनिज प्रतिष्ठान करते हैं, उल्टा से करते हैं, ठीक है, उल्टा से स्टार्ट करते हैं ताकि अब जल्दी से चीज़ों को समाप्त किया जाए। तो जिला खनिज प्रतिष्ठान देखो यहाँ पर क्या महत्वपूर्ण है, पहले इस बात को पहले ही बता देता हूँ क्या महत्वपूर्ण है। पहली बात तो ये कि केंद्र सरकार ने जिला खनिज प्रतिष्ठान की निधि पर, जो इनका फंड था, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन का जो फंड था, इस पे कंप्लीट नियंत्रण कर लिया, कंप्लीट कंट्रोल एक्वायर कर लिया है केंद्र सरकार ने, ठीक है। और बोला कि राज्यों का अधिकार समाप्त हो गया है। अब बेसिकली थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड देखते हैं हम लोग, थोड़ा सा बैकग्राउंड ये देखते हैं। आप देखोगे जो कहीं भी खनन होता है, तो उस खनन से जो रॉयल्टी जनरेट होती है, जो भी कंपनी रॉयल्टी जनरेट होती है, तो वो उसका कुछ परसेंट पैसा डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन में जमा करता है, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन में जमा आता है, जिससे जो खनन से प्रभावित लोग हैं,
इनका कल्याण किया जा सके, इनका विस्थापन, ये सब जो इनको समस्या, इनके रोजगार डेवलपमेंट, कौशल विकास इत्यादि के प्रयास किए जा सके, तो इनका प्रभावित लोगों का आप कह सकते हो पुनर्वास सही से किया जा सके। तो इसके लिए डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन में फंड दिया जाता है। अब क्या हो रहा था, इसमें बहुत अच्छा खासा पैसा इकट्ठा हो रहा था भाई। उड़ीसा में 11 हज़ार करोड़ रुपया इतना ज़्यादा इकट्ठा हुआ। तो राज्य सरकारों ने क्या किया, जो राज्य सरकार को योजनाएं चलानी थी खुद के पैसे पे मान लो कुछ योजनाएं चलानी थी, राज्य सरकार ने क्या किया, इस पैसे का दुरुपयोग करके अपनी योजनाएं चला दी। ठीक है, तो केंद्र सरकार ने कहा नहीं भाई ये गलत है, ऐसे नहीं काम हुई, खेला ना होवे। तो केंद्र सरकार ने कहा कि नहीं, ये जो पूरा फंड है ये हमारे पास रहेगा, अब हम इस पर नियंत्रण करेंगे। अच्छा, ये जो फंडवा बना है डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन, किसके तहत बना है, ये बना है कहीं पर लिखा होगा, हाँ, ये खान और खनिज विकास संशोधन अधिनियम 2015, माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट के द्वारा बना हुआ अधिदेशित है और खननकर्ताओं के अंशदान के माध्यम से वित्त पोषित होता है। तो पहली बात तो ये एक स्टेटमेंट अपने आप में पूछ देगा। अब चलो मैं थोड़ा सा क्वेश्चन पूछ देता हूँ, तब आप लोगों को और चीजें अच्छे समझ में आएंगी। ये बात मैंने ऑलरेडी आपको बता दी। खान मंत्रालय ने कहा कि राज्यों द्वारा दुरुपयोग किया जा रहा था धन का। बेसिकली शॉर्ट में ये बात समझ लेना, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन समझो, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन है ना, असल में आइसक्रीम खा के आ गया फिर से, वो क्या हो रहा है कि वो गला बैठ गया है, वो लग रहा है ना, वो आइसक्रीम की लत जा नहीं रही, ठंडी आ गया वापस। खैर देखते हैं, गला नहीं खराब होगा, भगवान ना करे खराब हो, नहीं तो पता चला 2-3 दिन रेस्ट हो गया तो पूरे टाइम टेबल की ऐसी तैसी। तो देखिए डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन क्या है, बेसिकली इसका जो ये फंड है डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन फंड, ये क्या है। तो पहला स्टेटमेंट, यह भारत के सभी जिलों में अनिवार्य रूप से स्थापित किया जाता है। दूसरा स्टेटमेंट है, इसे बजटीय आवंटन के माध्यम से वित्त पोषित किया जाता है। बजटीय आवंटन के माध्यम से वित्त पोषित किया जाता है। 2 स्टेटमेंट आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है, यूपीपीसीएस के लिए इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। तो पहली बात गलत, सभी जिलों में नहीं। क्या लिखा है, सभी खनन जिलों में एक गैर लाभकारी न्यास है, नॉन प्रॉफिट ट्रस्ट है, ध्यान रखना, सभी खनन जिलों में, ठीक है। पहली बात, इसका उद्देश्य क्या है, सहभागी प्रक्रिया के माध्यम से खनन से प्रभावित लोगों के लिए कार्य करना। पहले ही मैंने बात बता दी थी। दूसरी बात, इसका जो वित्त पोषण है वो बजटीय आवंटन के माध्यम से नहीं। क्या लिखा है, खननकर्ताओं के अंशदान के माध्यम से वित्त पोषित होता है। तो जो खनन करता है वो पैसा इसमें जमा करते हैं और ये वित्त पोषित होता है। तो ये अपने आप में आपको दिमाग क्लियर हो गया। किस एक्ट के तहत बनाया गया है, तो खान एवं खनिज विकास अधिनियम के तहत इसको बनाया गया। ये दिमाग में आपको रखना है। अच्छा, इसमें ध्यान में रखिएगा कि उड़ीसा में सबसे ज्यादा ये संग्रहित रहा है, उड़ीसा में सबसे ज्यादा संग्रहित रहा है, उसके बाद झारखंड। तो एक ऑर्डर भी याद कर लीजिए, हो सकता है ये ऑर्डर का क्वेश्चन एक बार पूछ दिया जाए कि उड़ीसा के बाद झारखंड रहा है। अच्छा, एक योजना चलाई गई, प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना, ठीक है। प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना वो बेसिकली यही है। इसके तहत क्या जगह डिस्ट्रिक्ट मिनरल जो फाउंडेशन फंड है, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन फंड है, इसके कुछ नियम कानून बनाए गए। क्या बनाए गए, ये डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन जो फंड्स है इसका उपयोग क्षेत्र और लोगों का कल्याण करना है, ठीक है। तो इसके लिए चला गया प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना। ये अपने आप में क्वेश्चन यूपीएससी यूपीपीसी दोनों में पूछ सकता है कि प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना के संदर्भ में निम्नलिखितों पे ध्यान दो, और जो 2 स्टेटमेंट दिए थे यहीं पर वो दे सकता है, ठीक है। क्या लिखा है, इस योजना का उद्देश्य खनन के दौरान और बाद में पर्यावरण पर, लोगों के स्वास्थ्य, सामाजिक आर्थिक स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव का शमन करना है। तो जो प्रतिकूल प्रभाव हो रहे हैं उसका शमन करना है। इसमें कुछ चीज कही गई, उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में कम से कम 60% हिस्सा व्यय करना है। उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्र कौन से हैं, पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा, याद नहीं करना, बस समझ लो कि प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना वही है, डिस्ट्रिक्ट मिनरल जो फंड है इसका प्रयोग करके कल्याण करना, यही इसका उद्देश्य। केवल इतना ध्यान रखो, ठीक है, बस आपका काम यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं ये जो एक्ट है, जो खान एवं खनिज संशोधन अधिनियम, ये एक्ट 2015 जो आया है, ये क्या करता है, खनन क्षेत्र को विनियमित करने के लिए लाया गया है। इसके तहत क्या बनाया गया है, जिला खनिज प्रतिष्ठान और राष्ट्रीय खनिज खोज न्यास यानी नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट 2 बनाया गया, NMET और DMF, 2 चीज यहां पर इसके तहत स्थापित की गई है। तो खनन क्षेत्र के विनियमन के लिए 2 चीज, जिला खनिज प्रतिष्ठान, राष्ट्रीय खनिज खोज न्यास, ये बनाया गया है, ठीक है। अच्छा, जो डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन है, उसकी स्थापना कौन करेगा, राज्य सरकार करेगा। ये तीसरा महत्वपूर्ण बात आपको दिमाग में रखनी है। इसके बाद कुछ बताया गया है कि खनन क्षेत्र के लिए अधिकतम क्षेत्र कैसे होगा,
तो खनन क्षेत्र के लिए सीमा बढ़ा देंगे, पट्टा अवधि कितनी होगी, तो पट्टा अवधि जो है कोयला लिग्नाइट नाभिकीय खनिजों के लिए, ये सब होगा। ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सब ना प्री में आएगा ना मेंस में आएगा, बिल्कुल ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, एकदम मतलब फालतू चीज़ें। अब बस ध्यान में रखना है कि जो डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन है वो प्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। इसके बाद बताया गया है कि प्रभावी उपयोग की समस्याएं क्या क्या है। तो बताया गया कि केंद्र राज्य संघर्ष, अभी आपने देखा कि राज्य को निर्देश दे रही है और राज्य कह रहे हैं कि हमें भी विवेक अधिकार से वंचित किया जा रहा है। प्रतिनिधित्व का अभाव है, भैया जिनको फंडवा जिनके ऊपर यूज करना है उनका कोई प्रतिनिधित्व नहीं, यानी जो आदिवासी लोग हैं, ठीक है, डीएमएफ में खनन प्रभावित लोगों के प्रतिनिधित्व का अभाव है। केवल संसद सदस्यों, विधानसभा सदस्यों, जिला अधिकारी, डीएम लोग हैं, इन्हीं कब्जा है इसमें। निम्न स्तरीय क्रियान्वयन है, भैया इनका क्रियान्वयन सही से होता नहीं है फंड का, ठीक है। क्लियर लिखा हुआ है कि किसी पहचान को निर्धारित नहीं किया गया है, जैसे जो लोग प्रभावित हैं तो प्रभावितों की पहचान कैसे होगी, इसके लिए कोई मापदंड उत्तरण नहीं बनाए गए, तो ये अपने आप में एक प्रॉब्लम है। चौथी बात, मन जहां करता वही निर्धारण कर देते हैं, कोई मानचित्रण नहीं है, मतलब बहुत ही रैंडमनेस है। पांचवा, निम्न स्तरीय नियोजन। छठवां, कोई भी इसका आप कह सकते हो ऑडिटिंग तंत्र सही नहीं है और असंतुलित व्यय है। जैसे बेसिकली कुछ रोड बनवा दिया, कुछ ये बनवा दिया। जो ह्यूमन डेवलपमेंट वाले हैं, जैसे एजुकेशन, जैसे स्किल डेवलपमेंट, इस पर फंडिंग बहुत कम यूज होती है, ठीक है। फिर इसमें बताया कि आगे की राह बताया कि कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए उपयोग कीजिए, जैसे इंजेक्शन लगवा दीजिए। विकेंद्रीकरण को सुनिश्चित किया जाए, यानी जो डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड है वो बेसिकली ग्राम सभाओं इत्यादियों को उस पर प्रतिनिधित्व दिया जाए, यही लिखा हुआ है अगला। विकेंद्रीकरण और इन दोनों को जोड़ दीजिए, सामुदायिक भागीदारी, ग्राम सभा। टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाए ऑलवेज। आप एक एडमिनिस्ट्रेटर हो, कभी भी सुझाव दो तो एक सुझाव आपका तकनीकी सुझाव जरूर होना चाहिए कि ऐप बनाओ, उसमें सतत प्रकटीकरण करो, ऐप बनाओ, उसमें मानचित्रण करो, तो कुछ एक तकनीक का प्रयोग जरूर कराओ कि जियो स्पेटियल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, इसका उपयोग करो, तो कुछ सजेशन जरूर दो। समर्पित कार्यालय और वार्षिक रिपोर्ट एक कुछ तैयार की जानी चाहिए। तो इस प्रकार के कुछ सजेशन आप दिमाग में रख सकते हैं। मेंस में क्वेश्चन मुझे नहीं लगता इसमें बनेगा, लेकिन अगर बना भी तो हम लोग ने देख लिया, हम लोग ने प्रॉपर डिस्कशन देख लिया कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, किसमें क्या क्या है, क्या कमी है, क्या अधिक है, ये हम लोग ने प्रॉपर डिस्कशन देख लिया। मेंस में कम चांस है कि इससे क्वेश्चन बनेगा, लेकिन बन गया तो ऐसे लिख देना, ठीक है। बनेगा नहीं, ज़्यादा चांस से नहीं बनेगा। अब हम लोग देख लेते हैं अगला जो सेकेंड लास्ट टॉपिक है, भारतीय पोत परिवहन उद्योग, ठीक है। इंडियन शिपिंग इंडस्ट्री में एक जो टर्म होता है वो होता है फ्लैगिंग इन ऑफ मर्चेंट शिप, एक टर्म होता है, टर्मिनोलॉजी। अब देखो हो सकता है यही पूछ दे चर्चा मेरा, फ्लैगिंग इन का मतलब क्या होता है? फ्लैगिंग इसके मतलब पोत पर झंडा लगाना, पोत पर झंडा उतारना, किसी राष्ट्र द्वारा अपने बेड़े में पोत को शामिल करना, किसी राष्ट्र द्वारा अपने बेड़े में पोत को निकालना। तो फ्लैगिंग इन का मतलब होता है कोई राष्ट्र अपने बेड़े में पोतों को शामिल करता है, कोई नया शिप शामिल करेगा तो उसको बोलेंगे फ्लैगिंग इन सेरेमनी होती है। तो फ्लैगिंग इन ऑफ मर्चेंट शिप की एक योजना अनुमोदित की गई है, ठीक है। और इसीलिए और साथ ही संसद ने क्या किया है, मरीन एक्ट टू नेविगेशन बिल, नौचालन के लिए सामुद्रिक सहायता विधेयक 2021 भी पारित किया गया है। इसके बाद आप देखोगे कुछ मुद्दे बताए गए हैं, पोत परिवहन उद्योग के कुछ मुद्दे बताए गए, ठीक है। तो यहां पर क्या है, पोत परिवहन उद्योग के कुछ मुद्दे देखो, आप 5M से भी सोच सकते हो कि मैन, मटेरियल, मशीन, ये सब नहीं है, वही है, ठीक है। मैनेजमेंट क्या है, अभिशासन, तो ये भी आप आराम से इस बात को बता सकते हो। लेकिन मनी, तो ये इसको समझिए, मनी मतलब FDI, निजी क्षेत्र निवेश बहुत कम है। निम्न क्षमता उद्योग यानी मैन, बेसिकली आप देखोगे जो आप कह सकते हो जो इसका जो कैपेसिटी बिल्डिंग है वो नहीं सही से हुआ है, ठीक है। तीसरी बात आप देखोगे निम्न स्तरीय बंदरगाह क्षमता है भारत में, है ना, मतलब आप कह सकते हो इसको मटेरियल, मशीन, है ना, मशीन मतलब टेक्नोलॉजी, बेसिकली मशीन मतलब टेक्नोलॉजी, पिछड़ापन है, क्षमता बहुत कम है, मशीनों की क्षमता बहुत कम है। मशीन बनी भी है, देखो उठा रही है, तो क्रेन बनी हुई है। फिर है मैनेजमेंट यानी अवशासन संबंधी मुद्दे, मैनेजमेंट खराब है। फिर है कनेक्टिविटी, ठीक है। तो ये 5 देख सकते हो आप, इसको मुद्दे आप बता सकते हो, ठीक है। कनेक्टिविटी मतलब बेसिकली मार्केट से कनेक्टिविटी नहीं है। तो इन 5M के आधार पे भी आप किसी भी उद्योग, मैंने ऑलरेडी आपसे बताया कि 5M के आधार पे आप किसी भी उद्योग की प्रॉब्लम को यहाँ पर टैकल कर सकते हो आराम से। कुछ फैक्ट दिमाग में रखना, कुछ फैक्ट क्या दिमाग में रखना है, कभी भी क्वेश्चन आए इससे रिलेटेड तो ये फैक्ट दिमाग में रखना कि पोत परिवहन उद्योग की क्या भूमिका है अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था में। तो लगभग वॉल्यूम के आधार पर 95% जो व्यापार होता है वो समुद्र के माध्यम से होता है।
7517 किलोमीटर का समुद्र तट है, 12 प्रमुख पत्तन है भारत में लगभग, ठीक है। इसको देखो 12 लगभग प्रमुख पत्तन है भारत में। और यहाँ पर आप देखोगे एक जो फैक्ट और है कि प्रतिवर्ष 40 मिलियन कच्चा तेल, 40 मिलियन टन कच्चा तेल और 20 मिलियन टन उत्पादों का आयात इसी के माध्यम से किया जाता है। इसके बाद बताया कहाँ से क्या किया जाता है, क्या किया जाता है। फिर ये मैंने बता दिया कि राष्ट्रीय रजिस्ट्री में जलपोत यानी वेसल को अगर आप ऐड करोगे तो इसको बोलते हैं फ्लैगिंग इन, निकालोगे तो इसको बोलते हैं फ्लैगिंग आउट। अच्छा, किसी भी वाणिज्यिक पोत को किसी देश में पंजीकृत होना अनिवार्य है। क्यों अनिवार्य है भाई? वाणिज्यिक पोत कौन चल रहा है? कोई कंपनी है, कोई कंपनी में ही रजिस्टर्ड है, बाकी किसी देश में रजिस्टर्ड नहीं है। तो वहां पे क्या होता है कि कोई लूट सकता है, कोई सुरक्षा नहीं देगा, कोई दूसरा देश सुरक्षा नहीं देगा। आपने बहुत सारे लॉ पढ़ेंगे, यूएन क्लोज पढ़ा होगा, यूएन क्लोज में आपने पढ़ा होगा टेरिटोरियल वाटर, कंटिजुअस वाटर, ये सब पढ़ा होगा। तो उसमें पासेज नहीं मिल पाता है। तो इसलिए क्या है कि ये विधिक रूप से अनिवार्य है कि कोई भी वाणिज्यिक पोत किसी ना किसी देश में पंजीकृत जरूर हो, ठीक है। तो ये सब कुछ होता है। इसके अलावा लाइट हाउस के बारे में आपने सुना ही होगा। लाइट हाउस क्या होता है? बेसिकली ऐसे ऐसे बना होता है टावर, वहां से बताता है कि इधर जाओ इधर जाओ, है ना। ये लाइट हाउस है। पहले भूतहा जगह, हम तो बचपन में ये देखते थे, भूतहा जगह यहाँ पे बनता है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखोगे भारत में एक ये भी बनाया गया है, वाणिज्यिक पोतों को संचालन को बढ़ावा देने की योजना चलाई गई है। ये सब्सिडी प्रदान करती है, किस लिए, है ना, किस लिए? पोत परिवहन उद्योग को समर्थन देने के लिए एक सब्सिडी योजना है। क्या? वाणिज्यिक पोतों के संचालन को बढ़ावा देने की योजना। इसमें यही है कि बेड़े के आकार में बढ़ाएंगे, प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि करेंगे, प्रशिक्षण और रोजगार देंगे, विदेशी मुद्रा को बचाएंगे। आप देखोगे इवन अगर आप देखोगे यहाँ पर एक जो प्रॉब्लम है बहुत बड़ी, $53 बिलियन का इफेक्ट दिया है यहाँ पर। हाँ, ये रहा प्रतिस्पर्धात्मकता का अभाव। जो भारतीय पोत परिवहन उद्योग है, जो भारतीय पोत परिवहन उद्योग है, ठीक है, उसमें आप देखोगे $53 बिलियन की विदेशी मुद्रा का हम लोग ने बहिर्वाह किया। मतलब केवल इसी पे ना हम लोग पोत परिवहन संबंधी भुगतान कारण, ठीक है, 2018-19 में $53 बिलियन हम लोग खर्चा कर दिया। हमारे देश का अगर कोई मान लो वाहन रहता तो इतना पैसा हमारा बच जाता। सोचो कितना पैसा बच जाता, ठीक है। तो आप इस बात को देखो। और क्यों इतना रुपया दे रहे हैं? क्यों? क्योंकि हमारे पास कराधान हमारे पास बेकार है, बहुत ज्यादा हाई टैक्स लगाते हैं जो पोत परिवहन वेसल्स होते हैं, अनुपालन नहीं करा पाते हैं, बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन होते हैं समुद्री पॉल्यूशन से रिलेटेड, बहुत सारे, मतलब कि कहाँ से स्टील यूज करोगे, कहाँ से क्या करोगे, कैसे कर्मचारी यूज करोगे, बहुत सारे होते हैं ना। आपने सुना होगा बेलास्ट वाटर, बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन है वैश्विक स्तर पे। कुशल कार्यबल की कमी के कारण भारतीय जलपोतों की परिचालन लागत बहुत अधिक है। इसके कारण से आप देखो $53 बिलियन का विदेशी मुद्रा वो हुआ था। और जो हमारे पास केवल देखो 1431 ही जलपोत है भारत में, केवल वेसल्स इतने ही हैं जो सामान लाद कंटेनर जो वेसल्स है, केवल इतने 1431, बहुत कम है ना। इस बात को देखिएगा। तो ये कुछ 2-3 फैक्ट इसमें से याद कर लीजिएगा, इस क्षेत्र के सामने किए जाने वाले मुद्दे, है ना। तो ये दिमाग में रखिएगा। और वो 5M से आप बता ही सकते हो, 5M से मुद्दे आराम से बता सकते हो, मैन, मटेरियल, मार्केट, मशीन और मनी। तो ये आप आराम से बता सकते हो, ठीक है, इसमें कोई समस्या है ही नहीं। अब बोल रहा है कि एक ये बनाया गया मरीन एड टू नेविगेशन बिल, ये एक लाया गया, ठीक है, नौचालन के लिए समुद्री सहायता विधेयक ये लाया गया। ये बेसिकली क्या है? ये क्या कर रहा है? इसी नौचालन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए लक्षित है, ठीक है, इसी नौचालन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए लक्षित है। इसमें क्या है? नौचालन के सहायता के लिए विकास, रख रखाव और प्रबंधन, मतलब डेवलपमेंट, उसका जो आप कह सकते हो ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस और मैनेजमेंट, इसके लिए एक विधिक ढांचा प्रदान करता है। कौन सा एक्ट? मरीन एड टू नेविगेशन एक्ट, नेविगेशन बिल ये करता है ना। इसमें विरासत प्रकाश स्तंभ के रूप में नामित किया जाएगा नौचालन सहायता को। इसमें एक केंद्रीय सलाहकार समिति होगी जो नेविगेशन एड के लिए, नौचालन सहायता के लिए केंद्र सरकार को परामर्श देगी, ठीक है। इसमें जलपोतों की परिभाषा संबंधित बात की गई। ये सब याद नहीं करना, ये सब बस देख लेना एक बार, ये सब कुछ महत्वपूर्ण नहीं, बस इतना ध्यान रखो। ये पोत परिवहन उद्योग को सहायता देगी। ये क्वेश्चन बहुत कम चांस है कि पूछेगा, बहुत कम चांस है पूछेगा, ठीक है ना। इस बात को देखिएगा। और संभावित लाभ तो आपको पता ही होगा कि इन्वायरमेंटल, है ना, पॉलिटिकल, क्या क्या लाभ होगा आराम से बता देना। इसमें जो महत्वपूर्ण चीज है ये ध्यान में रखो, इसमें महत्वपूर्ण चीज है एक सागरमाला परियोजना। आपको पता है भारतीय जो बंदरगाह हैं इनको आपस में जोड़ने के लिए, है ना, रोड बनाने के लिए, सड़कों के माध्यम से जोड़ने के लिए एक स्कीम चलाई गई है, सागरमाला स्कीम। ये क्या है? इसमें 2 चीज और महत्वपूर्ण है। दहानू के पास एक बधावन पोर्ट बनाया जा रहा है महाराष्ट्र में, मेगा पोर्ट बधावन, इसको बनाया जा रहा है। और ग्रेट निकोबार द्वीप पर एक ट्रांसशिपमेंट पत्तन का विकास किया जा रहा है। तो अब देखो यूपी पीसीएस का एक बार क्वेश्चन सुन लो, पूछेगा निम्नलिखित में से किस स्थान पर ट्रांसशिपमेंट पत्तन का विकास सागरमाला स्कीम के तहत किया जा रहा है?
ये ध्यान रखना। तो किस स्थान पर किया जा रहा है? ग्रेट निकोबार द्वीप पे। ऑप्शन दे देगा ग्रेट निकोबार, लक्षद्वीप, है ना, इसके अलावा दे देगा महाराष्ट्र में वधावन, इसके बाद दे देगा चेन्नई। तो ध्यान रखना है ट्रांसशिपमेंट पत्तन ग्रेट निकोबार द्वीप पर, और वधावन में एक मेगा पोर्ट बनाया जा रहा है। तो ये दो चीज आपको इस स्कीम से रिलेटेड, कौन सी स्कीम? सागरमाला स्कीम से रिलेटेड ध्यान में रखनी है, ठीक है, ये दिमाग में आपको रखनी है। अच्छा, इसके बाद ये सब बताया गया कि फ्लैग लगाओ, ये लगाओ, वो लगाओ, ये सब एक बार देख लेना, इसके अलावा कोई महत्वपूर्ण चीज़ नहीं है। आज का हम लोग लास्ट टॉपिक करते हैं, ठीक है, ये हमारा हो ही गया था। आज हम लोग लास्ट टॉपिक करते हैं लॉजिस्टिक सेक्टर, ठीक है। लॉजिस्टिक सेक्टर में आपको क्या अंदर रखना है? एक ध्यान में रखना, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स सबसे पहली बात। तो सबसे पहले लेते हैं लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, लॉजिस्टिक नहीं लॉजिस्टिक, है ना, देखते हैं इसको। तो आप देखोगे लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स कौन जारी करता है? वर्ल्ड बैंक। सबसे पहले तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपी, पीसीएस, यूपीएससी दोनों में क्वेश्चन सीधे से पूछ सकता है। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स कौन सी संस्था जारी करती है? तो क्या है उसका आंसर? वर्ल्ड बैंक इसका राइट आंसर है। कि वर्ल्ड बैंक क्या करता है? देशों को उनके लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस के आधार पर रैंकिंग देता है। इसके 6 आयाम बताए हुए हैं, याद करने मत बैठ जाना, भूल जाओ, ठीक है। बस इतना ध्यान रखो, एक दो चीज दिमाग में रख लो। क्या है? एक दो चीज छोटा सा बस दिमाग में रख लो, इसमें क्या किया जाए, ताकि मान लो अगर क्वेश्चन आए कि भारत में लॉजिस्टिक इंडस्ट्री में क्या क्या प्रॉब्लम है, तो 5M के आधार पे तो फिर भी बता दोगे। मैन, मटेरियल, मशीन, कोई भी इंडस्ट्री क्वेश्चन 5M से हो ही जाएगा, करके देख लेना। 5M से कोई माइकल लाल रोक नहीं सकता है, माइकल जैक्सन भी नहीं रोक सकता, ठीक है, माइकल लाल जय किशन कोई नहीं रोकेगा। दिमाग में ये रखना, अगर एक दो फैक्ट हमें याद होते हैं तो काम खत्म हो जाता है। जैसे मान लो आप ये बता दोगे ना कि वर्ल्ड बैंक के लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में कुछ आयामों के आधार पर देखें तो भारत में सभी समस्याग्रस्त हैं। जैसे लॉजिस्टिक सेवाओं की क्षमता और गुणवत्ता, है ना, जैसे सीमा शुल्क प्रबंधन, जैसे कॉन्साइनमेंट को ट्रैक और ट्रेस करने की क्षमता खराब है ना, जीपीएस यूपीएस सिस्टम थोड़ा सा नेविगेशन खराब है, जैसे अवसंरचना खराब है, जैसे सड़क बेकार है, गड्ढे बहुत हैं, ठीक है, बंदरगाह खराब है, ये सब तो कुछ अगर इसके आधार पर बना दोगे ना तो आपका आंसर एकदम जबरदस्त हो जाएगा। बाकी 5M तो है ही, 5M तो जबरदस्त है ही। अब थोड़ा सा देखते हैं, बेसिकली लॉजिस्टिक सेक्टर पढ़ रहे हैं, पहले देख लें लॉजिस्टिक सेक्टर है क्या, ठीक है। तो देखो पहले बात तो मुझे ये बताना, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स ये तो आपको दिमाग में रखना ही था। अब हम लोग बात करते हैं लॉजिस्टिक सेक्टर क्या होता है। तो लॉजिस्टिक सेक्टर ये होता है विनिर्माण के बाद, किसी भी चीज का विनिर्माण के बाद अपने स्थान से बिक्री से लेके मार्केटिंग, ट्रांसपोर्ट, शिपमेंट, पैकेजिंग, सबको बोलते हैं हम लॉजिस्टिक। सारा चीज मिला जुला के हम लोग बोलते हैं लॉजिस्टिक, है ना। सप्लाई चेन मैनेजमेंट, पूरी चीज को बोलते हैं हम लोग सप्लाई चेन मैनेजमेंट। मतलब अपने जो सोर्स है वहां से एंड कंज्यूमर के हाथ तक पहुंचने वाला पूरे जो मैनेजमेंट, जो पूरा जो वर्क होता है, जो भी प्रोसेस होता है, उस सबको हम लोग बोलते हैं लॉजिस्टिक प्रोसेस। जैसे सारा चीज होता है लॉजिस्टिक प्रोसेस, और इसको हम लोग बोलते हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट। इसी को हम लोग बोलते हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट। यहां पर आप देखिए, यहां पर क्या किया जा रहा है, ये जो पूरा चीज है ना, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे एक बार पढ़ भी लेते हैं। लॉजिस्टिक में विभिन्न विनिर्माण प्रक्रिया के पूर्ण होने से आरंभ होकर उपभोग के लिए वितरण करने तक व्यापार, परिवहन, वाणिज्य के सभी पहलू सम्मिलित होते हैं, ठीक है। तो विनिर्माण प्रक्रिया के बाद सभी पहलू इसमें शामिल होते हैं। भारत में अगर आप लॉजिस्टिक लागत देखोगे, लॉजिस्टिक लागत, तो परिवहन की लागत सबसे अधिक है, परिवहन की लागत सबसे अधिक है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट लागत सबसे अधिक है भाई, सड़क सबसे ज्यादा खर्चा करा रहा है, ऑयल, सीमा शुल्क, आप देखो एक जगह रोक के छड़ा कर दिया, 3-3 दिन जाम लगा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, है ना, ऑयल बहुत महंगा है। तो लॉजिस्टिक लागत में परिवहन सबसे महंगा है, फिर भंडारण सबसे ज्यादा है, फिर है फ्रेट फॉरवर्डिंग, माल भाड़ा, अग्रेशन। तो ये आप देखोगे, ये कुछ जो सेक्टर है भारत में लॉजिस्टिक लागत को बहुत ज्यादा महंगा कर देते हैं, ठीक है। अब आप देखोगे, मान लो कोई प्रोडक्शन है, मान लो किसी चीज का प्रोडक्शन है, फॉर एग्जाम्पल मान लो आप एक मोबाइल बना रहे हो, है ना, एक मोबाइल को मान लो कश्मीर में ये प्रोडक्शन हुआ, ठीक है, ये मान लो, सॉरी थोड़ा अच्छा बनाओ, है ना, ये चाइना भी हम लोग का ही ले लेते हैं, और ये भी हमारा ही है पूरा इतना, ये हमारा अखंड भारत है, ठीक है। अच्छा, अब ये देखो, थोड़ा बढ़ा लेते हैं यार, मज़ा नहीं आ रहा है, इतना बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया अपना। अब मतलब अपने यहाँ पर बनाए कश्मीर में प्रोडक्शन, अब यहाँ से आपको भेजना है कन्याकुमारी, यहाँ पर आपको अपना शिपमेंट भेजना है। अब प्रॉब्लम क्या आती है भैया, इसमें आती है बड़ी ज़्यादा समस्या, है ना। इसमें आप देखोगे जो लागत है, मान लो यहाँ मोबाइल बनाया आपने 500 रुपये पे, ठीक है, 500 रुपये में बनाया, यहाँ पे गए उत्तर प्रदेश में, यहाँ पे रोक दिया, 3 दिन जाम में फंस गए, तो भैया ये जो कर्मचारी था इसको किराया दिया, ये किया, वो किया, 50 चीज किया, यहाँ बढ़ते बढ़ते 500 रुपये और लागत हो गई, मोबाइल की और बढ़ गई।
तो आप देखो कि जितना ज़्यादा लागत लग रही है, लॉजिस्टिक लागत जितना ज़्यादा लग रही है, मान लो यहाँ पे जाम ना लगता, यहाँ पे रुकता नहीं, गाड़ी नहीं खराब होती, सड़क टूटी फूटी नहीं थी, एक्सीडेंट नहीं होता, है ना, इंश्योरेंस के चार्जेस बहुत कम लगते क्योंकि गड्ढे एकदम नहीं थे, खड़ा यहाँ पे वाटर वाला जो यहाँ पे क्या कहते हैं, सोचो झेलम नदी से एक ठो जोड़ देते, यहाँ से लाके गंगा नदी से जोड़ देते, यहाँ से यहाँ पर पहुँचा देते सीधे सदिया दुबरी से, यहाँ से क्या करते सीधे ये कोस्टल शिपिंग के माध्यम से यहाँ पे लेते आते। ये रूट अगर फॉलो करते कोस्टल शिपिंग, गंगा नदी, बहुत कम पैसे में और बहुत कम चीज़ों में आराम से सिक्योर्ड वे में आ जाता है। इस बात को सोचिए, लॉजिस्टिक लागत कम होती तो क्या होता, हमारी जो वस्तुएं बहुत प्रतिस्पर्धात्मक हो जाती, जो हमारी वस्तुएं, जो हमारा सामान है बहुत ज़्यादा प्रतिस्पर्धात्मक होता और इसकी बिक्री बहुत ज़्यादा बढ़ जाती। तो इसीलिए लॉजिस्टिक सेक्टर किसी भी अर्थव्यवस्था के विकास के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। खासतौर पर अगर आप देखो भारत में, अगर आप भारत में समस्या देखोगे, यहाँ पर है बहुत ज़्यादा उच्च लॉजिस्टिक लागत है। अगर लॉजिस्टिक सेक्टर की बात करें तो वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के अनुमान कहता है कि जीडीपी का लगभग 14% इंडिया में लॉजिस्टिक लागत पर व्यय होती है, जबकि संयुक्त यूएसए में कितना है, 10% है। तो आप देखो 4% यूएसए बचत कर ले रहा है, जबकि यूएसए विकसित देश है, वहाँ पे जो ड्राइवर होते हैं ज़्यादा खर्चा कराते हैं, है ना, ड्राइवर है वहाँ पे भाई बहुत सिक्योर्ड है, मतलब आप देखो गाड़ी वाड़ी का बहुत ज़्यादा है, फिर भी वहाँ पे कम लग रहा है। भारत में क्यों लग रहा है कि यहाँ पे है, देखो परिवहन में कितना ज़्यादा खर्चा आ रहा है, देखो परिवहन में इतना ज़्यादा खर्चा, ध्यान नहीं देंगे, 4-4 दिन लटकाए रखेंगे, है ना, ये टोल पे रोके रहेंगे। तो इस वजह से भारत में ये सुधार बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारी वस्तुएं प्रतिस्पर्धात्मक बन सके, हमारा निर्यात बढ़ सके, हमारी इंडस्ट्री बढ़ सके, ये सब कारण बहुत ज़्यादा जरूरी है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, देखो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि जो फ्रेट स्मार्ट सिटी की शुरुआत की गई है, फ्रेट स्मार्ट सिटी के लिए योजनाएं शुरू की गई। और फ्रेट स्मार्ट सिटीज क्या है, बेसिकली वही लॉजिस्टिक स्मार्ट सिटी, ऐसे शॉर्ट में इसको ये समझ लो। वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के लॉजिस्टिक डिवीजन ने इसको किया है। 10 शहरों को विकसित किया जाएगा, सबसे बड़ी बात है ना, ये दिमाग में रखना, 10 शहरों को विकसित किया जाएगा। अब हम बात करते हैं कुछ लॉजिस्टिक उद्योग के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। तो पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको यही ध्यान में रखना है कि लॉजिस्टिक लागत का सर्वाधिक लागत किस में होता है, परिवहन में। सर्वाधिक लागत कहाँ पे होता है, परिवहन में। ये दिमाग में बहुत ज़्यादा जरूरी है, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा, उद्योग का आकार कितने बराबर है, लगभग $215 बिलियन, ठीक है, ये दिमाग में रखना। लागत में अगर 10% कमी हुई, मान लो अभी जीडीपी का 14% लग रहा था, अब जीडीपी का अगर 13% लगने लगा, 1.4 कम कर लो तो 12.6 लगने लगा। लागत में अगर इतनी % कम हुई तो हमारा जो निर्यात है वो 8% तक बढ़ जाएगा। ये समझो कितनी बड़ी बात है, ये इंपॉर्टेंट है, फैक्ट दिमाग में रखना, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट में रखना। इसके बाद अब ये सब तो कहाँ याद करते फिरोगे, ये एकदम मतलब याद बात नहीं हो पाएगा, है ना, मतलब चाहे तो देख लेना, चाहो तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, चाहो तो मन करे तो पढ़ लेना। अब चुनौतियाँ क्या है, तो चुनौतियाँ 5M से चाहो तो लिख लो, चाहो तो यहीं से लिख लो कि अवसंरचना बहुत खराब है। मैंने ऑलरेडी बताया कि लॉजिस्टिक में क्या है, सड़क, परिवहन, जो जो चीज़ है सब देख लो भाई। सड़कें गड्ढा वाली है, कहीं गाड़ी पलट जाती है, इंश्योरेंस चार्ज बहुत ज़्यादा लग जाता है। उप-इष्टतम मॉडल मिश्रण है। उप-इष्टतम मॉडल मतलब एक जो होता है मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक, ठीक है, इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक भी कई बार बोलते हैं। इसमें क्या है, जल थल वायु परिवहन का बहुत बढ़िया इंटीग्रेशन होता है। जैसे मैंने अभी बताया आपको कि मान लो कश्मीर से कन्याकुमारी कोई सामान भेजना है, ये हमारा कश्मीर से कन्याकुमारी, यहाँ से कोई सामान भेजना है, तो मैंने आपको क्या बताया, एक तो रास्ता ये है कि ये NH हो के ऐसे जाओ, है ना, यहाँ पे रुको, यहाँ पलटी, यहाँ पे गाड़ी पलटी, ऐसे गई घूम फिर के। एक रास्ता यहाँ पे पहुँचा दो, चंबल नदी, सॉरी चंबल कह रहा हूँ यार, दिमाग खराब है, झेलम पे ले आए, झेलम से थोड़ा सा रोड रास्ते ले आए बीच में, जहाँ पे जरूरत पड़ी रोड रास्ते ले आए, यहाँ पर ले आए बनारस तक ले आए रोड रास्ते, चाहे कुछ भी किया, मतलब जैसे मन करे तैसे लाए। बनारस तक नहीं, जो सबसे ऊपर जहाँ पे बुलंद शहर है, जहाँ से नदी रास्ता बढ़िया शुरू हो जाती है, वहाँ तक ले आए रोड रास्ते, ठीक है। वहाँ से क्या किया, जो इंपॉर्टेंट चीज़ थी, सिक्किम विक्किम भेजना था, यहीं से यहाँ प्रोडक्शन होता, सिक्किम भेजना था, हवाई जहाज से भेज दिया, एयर कार्गो भेज दिया। यहाँ से बाकी चीज़ क्या क्या, कन्याकुमारी जो भेजना था उसको क्या किया, ये गंगा नदी में बहवा दिया, गंगा नदी बहवा के कोस्टल शिपिंग से यहाँ बेचते चले आए। एक तरीका ये ऐसे घूम रहे हैं, यहाँ भी सड़क से भेज रहे हैं आप। तो भारत में जो मिश्रण है, जो मल्टी मॉडल जो मिश्रण है, सड़क, वायु और रेल इत्यादि का, वो क्या बहुत सब ऑप्टिमल है, अंट संट है, मतलब कहीं और कहीं से ही ले जाते हैं, मूड के ऊपर, जहाँ मन करता है वहाँ उठा ले जाते हैं। लॉजिस्टिक लागत बहुत अधिक है, विसंगठित एवं असंगठित क्षेत्र है, ठीक है। कुशल कार्यबल का अभाव हर जगह रहता है, विनियाम की बाधाएं हैं, नई तकनीकी नहीं है, वही मैंने बोला 5M वही है, मैंने बोला KM6 AM6 सब चीज़ वही है,
ठीक है, व्यापक निवेश, साधारण उपायों के प्रति जागरूकता नहीं है। तो बेसिकली ये चीज़ आप समझ पाओगे, है ना। तो ये चीज़ आप समझ पाओगे कि ये आपका एक प्रॉब्लमेटिक है। तो ये आपका हो गया लॉजिस्टिक सेक्टर। अब हम लोग देख लेते हैं क्या क्या कदम उठाए गए हैं लॉजिस्टिक सेक्टर के बढ़ाने के लिए, क्या क्या कदम उठाए गए हैं उसको फटाक से हम लोग देख लेते हैं। हम लोग का ये इकोनॉमिक्स का सेक्शन खत्म हो जाएगा। तो पहली बात ये कि लॉजिस्टिक सेक्टर को अवसंरचना का दर्जा दे देगा। अवसंरचना का दर्जा देने से क्या होता है, लॉजिस्टिक की लागत कम होगी। कैसे कम होगी, क्योंकि ऋण आसानी से मिल जाता है, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा देने से क्या होता है कि विदेशी निवेश इत्यादि आसानी से मिल जाता है। दूसरा, जीएसटी लागू कर दिया गया। अब जीएसटी लागू होने से क्या हुआ, एक ई वे बिल आया। ई वे बिल से क्या हो रहा है, आपको बार बार टोल नाके पे इत्यादि पे रुकना नहीं पड़ रहा है, क्योंकि जो लोडिंग है वो भी इष्टतम हो रही है ना, बढ़िया से ऑप्टिमम लोडिंग भी हो रही है, ट्रैकिंग भी आसानी से हो जा रही है, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है, पारदर्शिता बढ़ रही है और इससे क्या हो रहा है, बार बार रुक नहीं रहा है। और यहाँ पर आप देखो लिखा भी है, सड़क परिवहन मंत्रालय ऐसा कहता था कि पहले ट्रक लगभग 300 से 325 किलोमीटर की दूरी प्रतिदिन तय करते थे। पहले 225 किलोमीटर की दूरी प्रतिदिन तय कर रहे थे, अब 100 किलोमीटर बढ़ गया, 325 करने लगे हैं। तो देखो कितना फायदा हुआ जीएसटी के बाद। जो ई वे बिल है वो क्या किया, उसने चीज़ों के फ्लो बहुत तेजी से बढ़ा दिया, ठीक है। बार बार टोल नाके पे टैक्स नहीं देना पड़ा, उनको खिलाना नहीं पड़ा, ये सब है। इसके बाद जो महत्वपूर्ण बात है वो दिमाग में रखना, एक लॉजिस्टिक डिवीजन का सृजन किया गया है। कहाँ पे, वाणिज्य उद्योग मंत्रालय में, वाणिज्य विभाग के अंतर्गत, ठीक है। इसके बाद आप देखोगे मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क्स बनाए जा रहे हैं भारत में। जैसे आपने सुना होगा सागरमाला परियोजना, भारतमाला परियोजना, ठीक है। भारतमाला परियोजना के अंतर्गत 35 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, जैसे आपने सुना होगा वाराणसी में फ्रेट विलेज बनाया जा रहा है, ठीक है। तो ये सब किया जा रहा है, ठीक है। आपने सुना होगा समर्पित माल ढुलाई गलियारा, आपने सुना होगा ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, है ना। आपने सुना होगा दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर इत्यादि बनाए जा रहे हैं। एक है लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट इंडेक्स। लीड्स इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाए, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा। तो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा एक लीड इंडेक्स बनाया गया ताकि राज्य जो है परफॉर्मेंस सुधारे, जो लॉजिस्टिक है उसकी परफॉर्मेंस सुधारे। तो ये कुछ आप देखोगे इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति एक बनाई गई, इसका प्रारूप एक लाया गया है जो कि 5 स्तंभ पर आधारित है, ठीक है। 5 स्तंभ पर एकीकृत लॉजिस्टिक सेवाएं, ठीक है। दक्ष एवं मल्टी मॉडल परिवहन संरचना, आपको ऑलरेडी बताया मल्टी मॉडल परिवहन संरचना क्या होती है, ठीक है। प्रमुख क्षेत्रों की किस तरह से जो है लॉजिस्टिक आवश्यकताएं पूरी की जाए उस पर है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा के लिए लॉजिस्टिक के लिए क्या किया जाए, और आपदा स्थिति, आपात स्थिति के लिए लॉजिस्टिक के लिए क्या किया जाए। इन 5 स्तंभों पर आधारित एक राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति का भी वो किया जा रहा है। अच्छा, ये मेंस के लिए एक इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। लॉजिस्टिक सेक्टर मेंस पे क्वेश्चन सीधे सीधे बन सकता है कि भारत में लॉजिस्टिक सेक्टर के समक्ष क्या है, क्या क्या चुनौतियां हैं और भारत सरकार द्वारा इन चुनौतियों से निपटने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं। तो यूपीएससी यूपीपीएससी दोनों के मेंस में इस प्रकार का क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों यूपीएससी हिंदी की प्री और मेंस दोनों की टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुकी है, जिसको ज्वाइन करना है 88 40 75 19 12 ये मोबाइल नंबर है, इस पर कॉन्टैक्ट कीजिए और टेस्ट सीरीज जल्द से जल्द ज्वाइन कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगले वीडियो में मिलते हैं हम लोग सिक्योरिटी पोर्शन के